मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, कल हमने जस्ट इंट्रोडक्शन चालू किया था सारे टॉपिक्स का, एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप लोग मुझे बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्ट? एक्ट इज इक्वल टू व्हाट? सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज। उसके बाद कोई भी एक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले ड्राफ्ट कहां से बनता है? कंसर्न मिनिस्ट्री से। ये ड्राफ्ट किधर ले डाउन किया जाएगा? बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। वहां पे अगर पास हो गया फिर क्या होगा? इट विल गो टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने एक बार कंसेंट दे दिया, ये ड्राफ्ट क्या बन जाएगा? बट आपको और मुझे एक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? यस, थ्रू द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। इतनी सारी बातें हमने कल की थी। एक छोटी सी बात रह गई है, वो मैं करा लेती हूं और फिर हम लोग कंपनीज एक्ट से शुरू कर लेंगे। सवाल ये उठता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्ट पढ़ रहे हैं या लॉ पढ़ रहे हैं? हाँ, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? हाँ, हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ। सो व्हाट वी आर स्टडिंग इज नॉट एन एक्ट, इट इज लॉ। देखो तो आपके मेन बुक के फ्रंट कवर पे देखो तो क्या लिखा है? हाँ, देखो यहाँ पे एक्ट नहीं लिखा है। आप देखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बिजनेस लॉ या एक्ट लिखा है? एक्ट लिखा है या लॉ लिखा है? लॉ। तो अब आप लोगों को आप लोगों ने वॉल्यूम नंबर 1 भी नहीं लाई? कौन सी वॉल्यूम लाई आप लोगों ने? 1B ना? हाँ, तो हाँ 1B या 1A? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत आगे जाओगे। सुनो मेरी बात, हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज बिजनेस लॉ। व्हाट इज इट? बिजनेस। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैम लॉ क्या एक्ट क्या दोनों सेम तो है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, दे आर नॉट द सेम। जब मैं लॉ की बात करती हूं, लॉ की मतलब हम लोग तो आप और मैं लॉ पढ़ने वाले हैं। लॉ इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और लॉ की इस दुनिया में वन ऑफ द एस्पेक्ट इज लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एक्ट्स। बट एक्ट को पढ़ लिया मतलब कानून समझ लिया, ऐसा नहीं होता है। आपने मैथ्स में जैसे पढ़ा होगा ना, सुपर सेट, सबसेट, ऐसे 8th 9th 10th में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? सो बेसिकली अगर मैं वैसे तो मैथमेटिक्स भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं किसका एग्जाम्पल ले रही हूं, बट ठीक है कोई बात नहीं। अकाउंट्स के तो आप क्या ही बताऊं मैं, क्या अकाउंट्स में आप एक्सपर्ट हो? ये रियलिटी है या मेरा अजम्पशन है? वी विल नो। अभी कंपनीज एक्ट में मैं कुछ एंट्रीज पूछूंगी आप लोगों को, फोरफीचर, फोरफीटेड शेयर्स का री इशू। अब बस अभी तक स्टार्ट नहीं किया। रुको, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, बिकॉज आप लोगों को कंपनी अकाउंट्स है राइट? और अभी हमने शुरू ही किया है कंपनीज एक्ट से, तो पूछूंगी मैं आपको कुछ एंट्रीज। देखते हैं कितने एक्सपर्ट हो आप लोग, समझ में आ जाएगा। आपको भी समझ में आ जाएगा ये अजम्पशन है या रियलिटी है। यू विल ऑल्सो गेट अ रियलिटी चेक। ठीक है, चलो आ जाइए। सो सुपर सेट इज द वर्ड लॉ। बट लॉ जब हम कहते हैं ना, हम कानून पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं यानी कि क्या? फर्स्ट थिंग दैट वी आर स्टडिंग आर द एक्ट्स। तो इंडिया में बहुत सारी एक्ट्स है, जैसे कि आपके सिलेबस में ही आप लोगों को 6-7 एक्ट्स है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी एक्ट्स इंडिया में है। तो एक्ट को हम देखते हैं। अब एक्ट आप लोग जानते हो, एक्ट मतलब क्या होता है? सेक्शन प्लस सबसेक्शन, आगे क्लॉज प्लस। बट सिर्फ एक्ट को पढ़ लिया ना बात नहीं बनती है। एक्ट के साथ साथ आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं उसके रूल्स। जैसे कि कंपनीज एक्ट में ही आप देखोगे, इसी हफ्ते में यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट द रूल्स। कंपनीज एक्ट में है बहुत सारे रूल्स है जो आप पढ़ने वाले हो। जो हमारा 1956 का कंपनीज एक्ट था ना, कौन सा वाला? उसमें बहुत सारे सेक्शंस थे और रूल्स कम थे। बट जब 2013 का एक्ट आया, उसमें ना सेक्शंस को कम कर दिया बट रूल्स को बढ़ाया गया। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया था। आपने कल ही देखा था एक्ट कैसे बनता है। ड्राफ्ट बनेगा, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, फिर प्रेसिडेंट, फिर कंसेंट मिलेगा और फिर एक्ट बनता है।
अब देखो, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब रूलिंग पार्टी के साथ साथ क्या ऑपोजिशन वाली पार्टी भी है? तो मोदी जी एक कहे गए, बट पप्पू मतलब हाँ वो कुछ और कहेंगे, मोदी जी कुछ एक कहेंगे तो कोई दूसरी वाली पार्टी कोई और कहेगी। तो ऑपोजिशन पार्टी का काम ही होता है ऑपोज करना। वो खुद भी आगे नहीं जाएंगे और जो आगे जा रहा है उसको भी वो पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो आप खुद बताओ, अगर एक साइड पे सिर्फ रूलिंग पार्टी है जिसके पास अधिकार है लॉ बनाने का, एक ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी कानून अगर बनाना है तो आपको रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी का भी कंसेंट लेना पड़ेगा, ऑप्शन बी। अब आप बताओ दोनों में से कौन सा तरीका आसान है कानून बनाने का? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? डी? सिर्फ दो ही ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव नहीं है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? आपने सुना मैंने क्या बोला? कि अभी तक आप लोग कुछ अलग ही जोन में हो। एक काम करो, सब लोग जोरदार तालियां बजाओ, 1 मिनट के लिए बजाओ, चलो थोड़ी नींद जाएगी आप लोगों की। सुबह के 10 बजे कौन सोता है? और एक्सरसाइज है, और 30 सेकेंड्स और हाँ ठीक है, बस हर रोज हम ये करेंगे। इट इज एन एक्सरसाइज, अ फॉर्म ऑफ एन एक्सरसाइज, ठीक है। 10 बजे किसको नींद आ सकती है? मतलब लंच के बाद का सेशन है, सबसे पहला वाला सेशन है, तो अभी से थक गए आप लोग? बेटा अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है आ जाइए। अभी तो मैथ्स का क्लास नहीं है, अकाउंट्स का क्लास नहीं है, धीरे धीरे अब मैथ्स भी चालू हो जाएगा, संडे टू संडे लॉ भी चालू हो जाएगा। कसं व्हायचं तुझं? अवघड है, ठीक है। चलो, मराठी आती है क्या बेटा? हाँ, कहां से आप? हाँ ठीक है फिर, क्योंकि पिछले बैच में थोड़े से नॉन महाराष्ट्रन किड्स ज्यादा थे। यहां पे कितने हैं जो महाराष्ट्र से नहीं है? ठीक है, बट इक्वल है ना। और फिर एक बार ऐसे ही मैं नोट्स लिखवा रही थी और फिर मैंने बोला लवकर लिहा, लव कर, तो वो बच्चे ऐसे ही देख रहे हैं, मैम बोल क्या रहे, लव कर। फिर मुझे उनको समझाना पड़ा, लव कर नहीं जो आप समझ रहे हो, लवकर म्हणजे मतलब जल्दी जल्दी लिखो आप लोग। तो आई जस्ट थॉट वेदर यू आर फ्रॉम, आई डोंट नो, महाराष्ट्र और नॉन महाराष्ट्र। तो सुनो मेरी बात, सो व्हाट आई मेंट इज कि मुश्किल है भाई तेरा, संभाल ले तो अपने आप को। तो देखो मैं क्या कह रही थी, ऑप्शन आप बोल रहे थे, मैं नहीं। ऑप्शन ए में कानून बनाना आसान है या ऑप्शन बी में कानून बनाना आसान है? ऑप्शन ए बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि देखो अगर मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता, मेरे रूल्स, मेरे हिसाब से आप लोग चलोगे। बट मैं कह रही हूं नहीं, इस क्लासरूम में ना रूल्स बनेंगे मेरे और आपके दोनों के कंसेंट के बाद, तो ऑब्वियस ही बात है मुश्किल तो होने वाला है। तो अब देखो, रूल्स रूलिंग पार्टी बनाती है, रूल्स लॉ का हिस्सा है ना। रूल्स कौन बनाता है? मतलब मोदी जी कानून बनाएंगे, कल रात को उनको नींद नहीं आई, आज सुबह नया रूल आ जाएगा और कोई उनको नहीं रोक सकता है, ही इज अनस्टॉपेबल। बट वही अगर एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करना है, नया एक्ट लाना है, कुछ नई चीज ऐड करनी है एक्ट में, एग्जिस्टिंग चीज को हटाना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो मोदी जी ये काम अकेले नहीं कर सकते हैं। फिर उनको कल जो हमने देखा था एक्ट कैसे बनता है, वो पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस, प्रेसिडेंट, फिर एक्ट बनता है। तो देखो, रूल्स को बनाना, रूल्स को चेंज करना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू एक्ट को बनाना या एक्ट को चेंज करना। और जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, बदलते जमाने के साथ कानून को भी जल्द से जल्द अपडेट करना वॉज द नीड ऑफ द आवर। कानून मतलब लॉ, और इसीलिए हमने कंपनीज एक्ट 2013 बनाते वक्त सेक्शंस को कम रखा है और रूल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। 658 से हम डायरेक्टली आ गए 470 पे। बट आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों को 470 सेक्शंस नहीं है सिलेबस में। आप लोगों को आई थिंक सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी आधा ही है। कल हमने देखे थे ना चैप्टर्स थे, तो चैप्टर 1 है जिसमें तो 2 ही सेक्शन है, और चैप्टर नंबर 2 के हार्डली कुछ सेक्शंस आप लोगों को कंपनीज एक्ट के है आपके सिलेबस में। तो इंस्टीट्यूट ने तो बस हल्का सा डोज जो है
वो फाउंडेशन लेवल पे देने की कोशिश की है। इंटर में भी आपको 470 सेक्शंस नहीं है, बट इंटर में यू हैव गुड 160-170 सेक्शंस जो आप लोगों को कंपनीज एक्ट का करना पड़ेगा। मतलब पिक्चर अभी भी पूरी नहीं होगी, सीए इंटर में भी अभी भी 470 सेक्शंस है ना। फाइनल में तो वो ऑप्शनल है, अगर आपको लॉ लेना है तो अब वो ऑप्शनल में आ गया ना, पहले इट वाज कंपलसरी, नाउ यू हैव 6 सब्जेक्ट्स एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आपको किस में मास्टरी करनी है उसके हिसाब से यू नीड टू चूज एंड देन अकॉर्डिंगली इट विल बी टॉट टू यू। तो जो भी है, रूल्स बनाना आसान है या मुश्किल है? उसको चेंज करना भी आसान है या मुश्किल है? इसलिए हमने क्या कर दिया, सेक्शन को कर दिया है कम और रूल्स को कर दिया है ज्यादा। ओके, तो क्या रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा एक्ट के साथ साथ? जिधर भी, अभी ये दिमाग में डाल दो, हम आज से ही एक्ट शुरू कर रहे हैं, जिधर भी कंपनीज एक्ट में आपको लिखा नजर आएगा ना, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, क्या बोला मैंने? बोला था एज मे बी, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इसका ये मतलब होगा एक्ट में कुछ चीज लिखी है और एक्ट में ही आगे लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब अब आपको एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ना पड़ेगा? रूल बुक। जैसे कोई रूल बुक है, उसके साथ आपको कोई सप्लीमेंट्री पेज मिलता है जो आपको पढ़ना रहता है। सो आप समझ लो ये रूल बुक इज द काइंड ऑफ द एक्ट। मैंने कहा ना कुछ नहीं है, एक्ट इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, डेफिनेशन लिखा ना आपने, तो उसके साथ आपको सप्लीमेंट पढ़ना भी जरूरी है। सप्लीमेंट के बिगैर इसको पढ़ना अधूरा है। दे गो हैंड इन हैंड, दे कैन नॉट बी रेड स्टैंड अलोन। तो लॉ विल हैव एक्ट, एक्ट के साथ साथ इट विल हैव रूल्स, और रूल्स के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज है एंड दैट इज केस लॉस। व्हाट इज इट? बोलो तो। देखो बहुत बार ऐसा होता है, कानून बनाने वाले तो कानून बना देते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज मेड इन द ईयर 1872। कौन सा साल? 150 से भी ज्यादा साल हो गए उस कानून को बनके। जिसने उसको बनाया होगा वो तो चले भी गया होगा, अरे हाँ या ना। बट अब उसने जब कानून बनाया था कुछ इंटेंशन से बनाया था। आज हम हमारे मतलब और फायदे के हिसाब से कानून को पढ़ते हैं, जो मेरे लिए फायदे का है वो उस हिसाब से मैं उसको समझूंगी। आपके लिए जो फायदा है आप उस कोई भी सेंटेंस को, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, ये तो आप अग्री करते हो ना। इट इज नॉट लाइक हिंदी, इट इज नॉट लाइक संस्कृत। संस्कृत हिंदी बहुत शिद्दत वाली भाषा है, बट इंग्लिश में शब्दों की कमी है। आप सोचो ना, मासी को भी आंटी बोलते हैं और मामी को भी आंटी बोलते हैं और बुआ को भी आंटी बोलते हैं। अब आप भी बताओ मुझे, मासी और बुआ की जगह सेम हो सकती है क्या? सबने एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया आप लोगों ने? वैसी वो बात है, समझो, मतलब बुआ बुआ की जगह पे है एंड नथिंग कैन बी कंपेयर्ड टू द लव ऑफ आवर मासीस। बुआ का स्थान आप लोग जानते हो कितना स्पेशल होता है, राइट? तो वैसी वो बात है, बट शब्दों की कितनी कमी है। उनको भी आंटी बोलेंगे, इनको भी आंटी बोलेंगे, बट हिंदी में देखो बराबर मासी को माँ सी, माँ जैसी, इसलिए उसको मासी बोलते हैं। बुआ मासी नहीं हो सकती है, कोई भी हालत में नहीं हो सकती है। सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर होने के बाद उनको ही कॉल करेंगे और समझ रहे हो आप लोग मेरी भावनाओं को? तो वैसी वो बात होती है। देखो वैसे मैं, ये तो बहुत शिद्दत वाला एग्जाम्पल था, बट आप लोग जानते हो जब हम कॉन्वर्जेशन भी इंग्लिश में करते हैं, कुछ बच्चे हंस रहे हैं या एसएमएस भी आते होंगे, तो आप समझते हो एक ही सेंटेंस को कैसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? अच्छा झूठ मत बोलो कैसे आप लोग इंटरप्रेट करते हो कोई कही गई चीजों को, मुझे पता है। कल इंस्टाग्राम पे मैंने वो एक जोक देखा, एक मीम पेज था, उसमें मैंने देखा, तो इट्स जस्ट अ जोक ऐसे ही। तो उसमें देयर वाज दिस टीचर, वो टीचर से रिलेटेड मीम पेज था। तो देयर वाज दिस टीचर जो बच्चों को, कुछ साइंस टीचर थी स्कूल की, तो वो बच्चों को कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, साइंस टीचर। बट अब साइंस में आप लोग जानते हैं ना, 8, 9, 10 में हार्ट के बारे में, ब्रेन के बारे में, वो सब हमको सिखाया जाता है, सारा सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड द कार्डियोलॉजी, मतलब सारे वो सिस्टम्स, और ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी में, वो मतलब जो भी है, बायोफिजिक्स, व्हाटएवर इट इज। तो देयर वाज दिस डायग्राम इन द टेक्स्ट बुक दैट वाज नॉट क्लियर। तो टीचर ऐसे बातों बातों में, टेक्चर का ये, और फिर ऐसे जैसे ये टीचर पीपीटी पे ऐसे एक्सप्लेन कर रही थी, तो ऐसा वो इमेज था जहां पे टीचर एक्सप्लेन कर रहे थे, टीचर ने ऐसे बातों बातों में बोल दिया, क्योंकि वो इमेज इन द टेक्स्ट बुक वाज नॉट क्लियर ना, तो टीचर ने बोल दिया, डोंट लुक एट दैट फिगर, लुक एट माई फिगर।
एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. जो बच्चे हंसे ना, बोलना मत इसके बाद कि नहीं मैम एक ही मीनिंग हो सकता है एक सेंटेंस का. ठीक है, कितने जैसे वो वहियात बच्चे थे ना, आप लोग भी कुछ सुधरे वाले ही हो. ठीक है, तो व्हाट द टीचर मेंट वाज द फिगर ऑन द स्लाइड. ओके, सो यस. तो समझो मेरी बात को, वैसी बात होती है. बहुत बार शब्दों से खेला जाता है और आप उसको उस तरह से इंटरप्रेट करते हो जो आपके फायदे का है, और मैं उसको उस तरह से इंटरप्रेट करती हूं जो मेरे फायदे का है. बट इसमें क्या हो जाता है, कौन सही कौन गलत नहीं कह सकते, बिकॉज द वर्ड इज द सेम and the sentence ka context might be taken in a different way. So the sentence has been interpreted by the students in a different way as compared to the way the teacher was telling it. Teacher का intention वो नहीं था, but बच्चों ने उसको उस तरह से interpret किया. उसको क्या कहा मैंने, बोला इंटरप्रिटेशन मतलब कानून को समझना. ठीक है, तो वही बात हो जाती है स्पेशली व्हेन अ लॉ इज ड्राफ्टेड इन इंग्लिश. वोडाफोन का पीछे केस हुआ था 5-6 साल पहले, और इनकम टैक्स एक्ट, इट्स एन एक्ट, मतलब इज इट अ पार्ट ऑफ द लॉ. तो क्या हुआ था वोडाफोन के केस में, इनकम टैक्स एक्ट में देयर वाज अ प्रोविजन दैट वाज रिटन. और वोडाफोन अभी तो ठीक है आइडिया के साथ उसका कोलैब हो गया, बट इनिशियली इट वाज वोडाफोन लिमिटेड. वोडाफोन ने जब इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को पढ़ा, उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को यह टैक्स देना नहीं बनता था. इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाई गई है, वो भी काफी पुरानी एक्ट है. हो सकता है जिन्होंने उनको बनाया है आज वो है भी नहीं, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इतनी पुरानी एक्ट भी नहीं है, बट हो सकता है वो नहीं है आज, क्योंकि 1961 में जब बनाया होगा तब वो कम से कम 25 साल के तो हो गए. आज 1961 को कितने साल हो चुके हैं, तो समझो मेरी बात. तब ऐसे केस में हो सकता है हो गए भी तो मतलब बहुत सीनियर ही हो गए, और नहीं भी हो गए ऐसा भी हो सकता है. तो अब देखो उन्होंने किस इंटेंशन से लिखा है, हम जाके उनको नहीं पूछ सकते हैं. हो सकता है वो है भी नहीं आज, तो हम तो कॉल करके नहीं बोलेंगे कि आपने ये सेंटेंस ये सेक्शन किस हिसाब से लिखा था, आपके हिसाब से वोडाफोन को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. क्योंकि देखो जब टीचर ने ये सेंटेंस बोला, हम जानते कि टीचर का क्या इंटेंशन था. बट ये जैसे 1872 में कानून बना है, 1930 में बना है, 1961 में बना है, ये लोग आज है भी नहीं जिन्होंने कानून बनाया है. नेगोशिएबल भी 1881 की एक्ट है. तो दीज पीपल आर नो मोर इनटू एग्जिस्टेंस. हम उनको तो नहीं पूछ सकते कि ये सेक्शन में ये जो चीज लिखी है इसका इंटेंशन बताओ आप. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जहां डिपार्टमेंट बोल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि वोडाफोन तुमको टैक्स देना पड़ेगा. वोडाफोन कह रहा नो हम टैक्स क्यों देंगे, देखो सेक्शन में तो ऐसा लिखा है, हमारे लिए टैक्स नहीं बनता है. अब वोडाफोन कुछ एक चीज कह रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ और चीज कह रहा है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, होगा तो क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट बनाया था वो तो है नहीं कि हम उनके पास चले गए और क्लैरिटी सीख कर ली. तो ऐसे केस में जब इंटरप्रिटेशंस की दिक्कतें आती है, वी गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ. वेयर डू वी गो? और ये एक इंटरप्रिटेशन से या तो वोडाफोन के ऊपर 11,000 करोड़ का टैक्स बनता था, या तो 11,000 करोड़ का टैक्स नहीं बन रहा था, जो वोडाफोन का स्टैंड था कि हमारे ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा, और इनका स्टैंड था हमारे ऊपर ये टैक्स लगेगा. तो नाउ द प्रॉब्लम अराइज्ड कि होगा तो क्या होगा. तो अब ऐसे केस में इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए वी गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे एपेक्स पे इंडिया में इज द सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आधा हाई कोर्ट्स, उसके नीचे आधा
ओके, डिस्ट्रिक्ट कोड्स, और मेट्रो सिटीज में मेट्रोपॉलिटन कोड्स भी होते हैं. सो दैट्स नॉट इन एवरी सिटी, बट मेट्रो सिटीज में मेट्रोपॉलिटन कोड्स भी होते हैं. तो ऑफ कोर्स हम लोग तो नीचे से ऊपर लेवल पे जाते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, और फिर एपेक्स में, मतलब एट द एंड सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज द फाइनल वर्डिक्ट which will have to be followed even by the high courts and the district courts and the metropolitan courts. ठीक है, तो वैसी वो बात होती है. तो ये केस जो है वोडाफोन का और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लड़ते झगड़ते गया टिल द सुप्रीम कोर्ट, और फिर कोर्ट में हमारे होते हैं ऑनरेबल जजेस. आप लोगों ने मूवीज वगैरह भी देखा होगा ना, जैसे अभी वो जॉली एलएलबी व्हाटएवर 2-3 कौन सी 3 आई थी, तो देखिए आप लोगों ने उसकी प्रीवियस वाली देखी होगी ना. तो मूवीज में तो आपने देखा ही होगा ना, कोर्ट कचहरी है, ऐसे एक पार्टी इधर दूसरी पार्टी उधर, जज इधर, तो वैसा वो सीन होता है. और ऑनरेबल जजेस समझने की कोशिश करते हैं कि किस इंटेंशन से ये कानून बनाया होगा, और फिर वो कानून को इंटरप्रेट करते हैं और कहते हैं ये जो है ये इस हिसाब से सही है, इसका इंटरप्रिटेशन ये वाला सही फिट नहीं होता है. एंड इवेंचुअली माय डियर स्टूडेंट्स, वोडाफोन वन दिस केस, जो वोडाफोन के लिए तो बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उनका ये पैसा विथ टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको रिटर्न किया, क्योंकि डिसीजन उनके फेवर में आ गया. बट अलोंग विथ वोडाफोन दिस जजमेंट ऑल्सो बिकम्स एप्लीकेबल टू अदर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज. तो जैसे कि अगर आइडिया है, क्योंकि तब तो वोडाफोन आइडिया अलग था, आइडिया है, जियो है, बीएसएनएल है, सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को भी क्यों ऐसा है, क्योंकि इस कोर्ट का डिसीजन कानून का हिस्सा बन जाता है. देखो हम यही तो कर रहे हैं ना अभी, हम इस पे क्यों आए, इसी चीज की वजह से तो आए. केस लॉज के भी कोर्ट में जो डिसीजंस होते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉ. तो अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इज इक्विवेलेंट टू लॉ, और अगर ये कानून है, वोडाफोन जैसी हर दूसरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इन इंडिया, उसको भी ये वर्डिक्ट एप्लीकेबल होगा, और वो इस प्रोविजन का अपने फेवर में फायदा उठा सकते हैं. डिपार्टमेंट इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता. तो जब हम लॉ पढ़ते हैं, तो हम लोग भी हमारे सिलेबस में, जिन्होंने 1 to 9 लेक्चर्स देखे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, आप लोगों ने कुछ केस लॉस पढ़े हैं? आप लोग बता सकते हो कुछ केस लॉस के नाम? वेरी गुड, बाल्फर वर्सेस बाल्फर. और कुछ किया है? और कुछ किया है? कौन सा? कार्लिल वाला किया है आपने कि नहीं किया? जनरल ऑफर स्पेशल ऑफर किया है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल किया है या नहीं किया है? आप लोगों, आपके चेहरे से समझ में नहीं आ रहा है मुझे, आप लोगों ने किया है या नहीं किया? बाल्फर वर्सेस बाल्फर किया है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और कौन सा वाला किया है? लालमन शुक्ला वाला भी हुआ है. गौरी दत्त वर्सेस उसका नेफ्यू खो गया था, हुआ है क्या आप लोगों का? सिर्फ कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बाकी के बच्चे कर लो आप लोग कंपनीज खत्म होने के पहले. तो ये क्या है? ये क्या है? केस लॉज है. क्या है ये? ऑल दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्ट. एक्ट का हिस्सा नहीं था. एक्ट में तो लिखा है जनरल ऑफर क्या है, स्पेशल ऑफर क्या है, और स्पेशल ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर वाज मेड. जनरल ऑफर इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन एक्सेप्ट इट. वो कानून है. बट जो कार्लिल का केस देखा, लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का केस देखा, ये केसेस है. बट देखो आपकी बुक में सिर्फ एक्ट है या एक्ट के साथ साथ केस लॉज भी है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्ट पढ़ रहे हैं या लॉ पढ़ रहे हैं? सो व्हाट वी आर लर्निंग इज लॉ, और लॉ में आपको एक्ट के साथ साथ, रूल्स के साथ साथ केस लॉज भी पढ़ना पड़ेगा. हाँ या ना? इतना सा लिख लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं कंपनीज एक्ट. कल जहां भी आपने लिखा है ना एक्ट, एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे बनता है, वहां पे सिर्फ लिख दो लॉ इज इक्वल टू व्हाट व्हाट व्हाट. लॉ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस. वर्चुअल बच्चे बोल रहे मैम हमने जोनस वर्सेस बोल्टस का केस भी किया है. मकुरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वो भी हो गया आप लोगों का? वो कैसे हो गया? क्या बहुत सारे बच्चे आ गए. हाँ देखो, बाकी के बच्चों ने 9 लेक्चर्स भी नहीं देखे हैं. बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे कल फेस टू फेस भी आए, बोले कि मैम ये एक्ट हो गया, वो एक्ट हो गया, ये भी हो गया. अब देख लो, मैं कराऊंगी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट आई एम जस्ट टेलिंग यू आर कंपीटिंग विथ हुम. देख लो मैम, मेरी तो अभी तक 25 दिनों की क्लास भी हो चुकी है. ये मकुरा का केस इस कंपनीज एक्ट, वो भी बच्चों का हो गया. लिखा ही आप लोगों ने, अपना हो जाएगा, आप टेंशन मत लो. बट मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूं. लिखा आप लोगों ने, सबका लिख के हो चुका है. क्या लिखा है आपने? लॉ इज इक्वल टू. चलो फिर शुरू करते. एक नए पेज पे आ जाते हो आप लोग. जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू किया है वो लोग 20-25 पेजेस छोड़ दोगे. 25 भी नहीं, 30 पेजेस छोड़ दो आप लोग. कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत पेजेस लगेंगे. 30 पेजेस छोड़ दो. 30 मतलब 60 साइड्स हो जाएंगे. पेजेस और साइड्स का समझ में आता है ना डिफरेंस? 25 पेजेस मतलब 50 साइड्स छोड़ दो और फिर नए पेज पे आ जाओ. या तो जैसे स्कूल में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को ऐसे डिवाइड करते थे ना, ऐसे वो बना के, वैसा कुछ कर लो. फिर आप कुछ भी कर लो जुगाड़. अभी उतने तो आप इंटेलिजेंट हो, उतने छोटे बच्चे रहे नहीं आप. पूरी ठंडी हो गई थी यार. चाय दूसरी लेके आ, अच्छी गरम लेके आ. आज आनंद सर की क्लास नहीं है. हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे, पढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे, पढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे, और पढ़ेंगे, और फिर लंच ब्रेक लेंगे. देखते हैं आप लोग कितना कर पाओगे. लेट्स सी. मैंने कुछ सोचा नहीं है कब तक लूंगी मैं क्लास, बट जब तक आप सपोर्ट करोगे तब तक मैं क्लास लूंगी. ठीक है. आपका लंच ब्रेक ऑफिशियली 1:30 होता है ना? बहुत टाइम है उसको. हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है, मेरे क्लास की शुरुआत हुई है. चलो आ जाइए, लेट्स स्टार्ट. तो आप लोग आपके नोटबुक के नए पेज पे आओगे और वहां पे हेडिंग दोगे, द कंपनीज एक्ट 2013. आप लोगों ने देखा मैंने कंपनीज एक्ट का नाम कैसे लिखा है? ये पता है आप लोगों को? द का टी कैपिटल है, कंपनीज का सी कैपिटल है, एक्ट का ए और कॉमा करके 2013 लिखा है. वो मेरा लकी नंबर है. तो 2013 क्या है? यस, इट्स द ईयर इन विच द एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट. ठीक है. तो जैसे अगर कंपनीज एक्ट 2013 है, 2013 में ये एक्ट आया है. अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉमा 1872 लिखा है, मतलब 1872 वो साल है जिस साल ये कानून बना था, एनफोर्स हुआ था, कमेंस हुआ था, इस दुनिया में, लॉ की दुनिया में आया था. और कोई भी एक्ट था, कोई भी एक्ट, चाहे नेगोशिएबल है, कंपनीज है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप है, एलएलबी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, कोई भी एक्ट क्यों ना हो, जब आप एक्ट का नाम लिखते हो, सुन रहे हो क्या आप लोग, तो आपको हर वर्ड का पहला लेटर लिखना होगा इन कैपिटल. ये आपने देख ही लिया होगा. देखो, एक्ट अगर मैं विथ अ स्मॉल ए लिख रही हूं, जैसे कि ये, अरे ये एक्ट मैंने लिखा है विथ अ स्मॉल ए. एक्ट विथ अ स्मॉल ए, सी इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमने डिस्कस भी किया. एक्ट विथ अ स्मॉल ए जब लिखा जाता है इन नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज, एक्ट का मतलब होता है एन एक्शन. जिसे हम कहते हैं ना दोस्तों को, हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर. तो एक्ट मतलब क्या? सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. एक्ट मतलब क्या? हाँ, तुम्हारा जो एक्शन है, तुमने ये हरकत करी ही कैसे. बैक बेंचर्स ध्यान दो. बट यहां पे जब हम लिख रहे हैं ना द कंपनीज एक्ट, हम क्या ये बोलना चाहते हैं कि कंपनीज का एक्शन शुरू हुआ है 2013 में? नहीं. हमने जब ये एक्ट लिखा विद अ कैपिटल ए, व्हाट डिड वी मीन? यस, अभी लिखा ना आप लोगों ने, लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स plus case law. So ये act with a capital A is a part of law which comprises of what? Section plus subsection plus clause plus subclause. वो मतलब होता है of the word act with a capital A. इसलिए लिखते वक्त भी आपको स्मॉल a में नहीं लिखना है. आपने ना एग्जामिनेशन में पूरा आंसर सही लिख दिया, पूरा आंसर सही है, आपके प्रोविजन सही है, एनालिसिस सही है, कंक्लूजन भी सही है,
बट जब आपने आंसर शुरू किया ना, आपने लिखा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, फिर आपने यहां पे प्रोविजन लिखा, जो भी है, एनालिसिस किया, कंक्लूजन किया, ये सब कुछ सही है आपका। और सपोज ये आंसर जो है इट इज 5 मार्क्स के लिए, आपका सब कुछ सही है, तो टेक्निकली आपको मिलने चाहिए 4 मार्क। लॉ में कभी आपको 5 में से 5 नंबर नहीं मिलेंगे। इंडिया में अभी रिजल्ट आएगा, कुछ टाइम में रिजल्ट आएगा, आपकी बैच कंप्लीट भी नहीं होगी तब तक, तो सितंबर का रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर फर्स्ट वीक। यू विल रियलाइज इंडिया लेवल का जो टॉपर है, मैं AIR 1 की भी बात नहीं कर रही हूं, सब्जेक्ट टॉपर लॉ की बात कर रही हूं। हो सकता है इंडिया लेवल टॉपर जिसने AIR 1 पाया है ना, उसको हो सकता है लॉ में 70 मार्क्स ही मिले, हो सकता है उसके ओवरऑल चारों सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर है ना, बट हो सकता है उसको लॉ में 70 नंबर। इसलिए मैं वो भी बात नहीं कर रही हूं, मैं बोल रही हूं इंडिया लेवल में 30,000 बच्चों ने, मतलब 1 लाख बच्चों ने CA फाउंडेशन दिया होगा, जिसमें से 30,000 बच्चे पास हो गए, 30 या 20,000 भी हो सकते हैं। आजकल तो इंस्टीट्यूट बड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है, हो सकता है 15,000 बच्चे भी पास हो, यू नेवर नो, क्योंकि हमने देखा है इन दिनों में CA फाइनल से भी कम रिजल्ट CA फाउंडेशन का है। अब देखा है आप लोगों ने, एनालाइज किया है, कुछ पता है आप लोगों को? CA फाइनल का पासिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा है, और CA फाउंडेशन का पासिंग परसेंट उससे कम है CA फाइनल के एग्जामिनेशन से। सो यू नेवर नो, ऐसा भी हो सकता है 1 लाख बच्चों ने दिया है, 15,000 बच्चे ही पास हुए। उसमें मैं कह रही हूं जो पास हुए, सब्जेक्ट टॉपर की मैं बात कर रही हूं, सब्जेक्ट टॉपर में ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 2 3, उनके मार्क्स हो गए 85, 86, 84, 83, ऐसे कुछ मार्क्स हो गए। 86 से ज्यादा आज तक की हिस्ट्री में किसी को भी लॉ में नहीं मिला है। मतलब एक तो ये आपके प्रोविजन सही, अब देखो कैसे मार्किंग होगा, एनालिसिस सही, कंक्लूजन सही, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं, प्रेजेंटेशन अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, पूरा पेपर कंप्लीट किया है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। वो भी कितने? 5 में से 4। अब आप देख लो इंग्लिश कितनी अच्छी है, स्पेलिंग्स कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा आप लिख पाओगे, और आंसर कितना करेक्ट है, उसके हिसाब से आपको लॉ में मार्क्स मिलेंगे। तो ये मैं क्या कह रही हूं, चलो अज्यूम करते हैं इंग्लिश अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छा, राइटिंग अच्छा, स्पेलिंग सब सही, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन सब सही, बट जब एग्जामिनर इस चीज को देखेगा, जो आपको मिलने चाहिए थे 4 मार्क्स आउट ऑफ 5, आपको मिलेंगे 2.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगा इस चीज का मैं क्या करूं जब इस बंदे को कानून का नाम तक लिखने नहीं आता है, मतलब ये तो बेसिक्स में ही फेल हो गया, इधर ही पूरा वांदा है। आपके कोर्स का नाम ही है CA फाउंडेशन, फाउंडेशन में बहुत गहराई है। कोई भी बिल्डिंग जब आप खड़ी करते हो, अचानक से ऐसा नहीं होता है पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई, सबसे पहले क्या बिल्ड होता है? द बेस, द फाउंडेशन। JRD टाटा ने भी कहा था, यू कैन नॉट बिल्ड अ डोम ऑफ स्टील विथ पिलर्स ऑफ स्ट्रॉ। पता है आप लोगों को ये कोट उनका बहुत फेमस होता है, डोम ऑफ स्टील, कैन इट हैव पिलर्स ऑफ स्ट्रॉ? व्हाई नो? वी खोखली खत्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा वो। तो अगर आपको डोम ऑफ स्टीम खड़ा करना है, आपका फाउंडेशन भी उतना स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। एग्जामिनर बोलेगा इस बंदे को यह तक नहीं पता है कि कानून के नाम को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उधर ही वो फेल हो गया। ABCD नहीं आता है, मैं स्पेलिंग्स की क्या बात करूं, सेंटेंस फ्रेमिंग की क्या बात करूं, ग्रामर की क्या बात करूं, ख ख ग ग में ही कंफ्यूजन है, ट को च को ट लिख दिया, तो क्या बताओ मुझे आगे क्या होने वाला है? बोलो मुझे, क्या आपका बेस वीक रहेगा या स्ट्रांग रहेगा? द बिल्डिंग इज गोना फॉल डाउन, हाँ या ना? सो दैट्स एग्जैक्टली द थिंग। ये छोटी बात है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम क्या टाइम पास है, इट्स नॉट टाइम पास, बिलीव मी, ये गोले गोले का पेपर है ही नहीं। एवरीथिंग दैट यू आर राइटिंग डाउन, उसमें अगर आपका पेपर साउथ इंडियन एग्जामिनर के पास आ गया तो बस, क्योंकि दे आर वेरी मेटिकुलस। I cannot say that they are shrewd, but they are very particular.
हर एक चीज के लिए। नॉर्थ इंडियन एग्जामिनर्स थोड़े चिल्ड रहते हैं, ठीक है, बट साउथ इंडियन एग्जामिनर्स बिलीव मी वो बहुत पर्टिकुलर और सारी चीजें उनको परफेक्ट चाहिए होती है। उसमें तो आपका अच्छा कर्म ही काम में आने वाला है। मैंने कितना अच्छा पढ़ा लिया, आपने कितना अच्छा पढ़ लिया, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है, द कर्मा इज गोइंग टू रीबाउंड बैक टू यू। ऐसा होता है सीरियसली। 99% इज योर हार्ड वर्क, बट इवेंचुअली अगर आपका दोस्त भी है जिसने 99% भी हार्ड वर्क दिया है, बट इसका पेपर नॉर्थ इंडिया में जाता है और आपका पेपर साउथ इंडिया में जाता है, इसके मार्क्स आपसे, अगर ये आप हो, आपके मार्क्स इस बंदे से कई गुना कम हो गए। सो दैट इज मियर लक। तो अच्छा करो, भला सोचो, सबको क्षमा करो, ठीक है और वैसे भाव रखो, और ये एक्चुअली वर्क करता है। मैं आपको बोल रही हूं, मेरे लिए माई लक वॉज ऑलवेज इन माई फेवर। जो टॉपिक्स मैंने ऑप्शन में छोड़े थे उनके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आया। जो इंपॉर्टेंट थे फिर भी जैसे कि अभी लास्ट एग्जामिनेशन में इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के ऊपर क्वेश्चन आया। आज तक सीए इंटर में भी नहीं आया, सीए फाउंडेशन में भी नहीं आया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो बहुत सारे बच्चे होशियारी दिखाई ना, इतने सालों में इंटर, क्योंकि इंटर में भी वापस से ये सिलेबस है, इंटर में भी नहीं आया, फाउंडेशन में भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, अभी छोड़ दिया ऑप्शन में। बट मैंने हमेशा बोला था क्लास में, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम द आईसी। तो काउंसिल मेंबर्स में, बोर्ड ऑफ स्टडीज में, ऑल जो नया काउंसिल सेट हुआ है ये 3 साल पहले जो नया करिकुलम आया था, ऑल आर साउथ इंडियंस। हाँ, आप देखो ये 3 साल में इंस्टीट्यूट का पैटर्न कितना बदला है। नहीं तो पहले कितना चिल रहता था, आज रिजल्ट आने वाला है, अगले 2 दिन बाद आएगा। अब बोलते हैं सीए फाउंडेशन का रिजल्ट शाम में 4 बजे आएगा, सुबह 9 बजे देखा तो रिजल्ट आउट। मतलब इवन बिफोर द टाइम दैट, और इतने स्पेसिफिकली लिखा जाता है सुबह के टाइम पे इंटर फाइनल का रिजल्ट, शाम के 4 बजे फाउंडेशन का रिजल्ट। इन लोगों की दिल की धड़कने ही बाप रे अटैक आने पे आ गई थी। पता चला फाउंडेशन का रिजल्ट भी सुबह निकल गया। पिछली बार का जो मई का रिजल्ट था ना, उसका ऐसा ही हुआ था। और क्या पेपर सेट हो रहे हैं, और इतना अभी तो कुछ नहीं, ये रिजल्ट भी नहीं आया और जनवरी की डेट रिजल्ट अनाउंस हो गई है, डेट शीट आ गई आप लोगों की, पता है आप लोगों को? नहीं तो यूजुअली रिजल्ट आता है सितंबर का, उसके बाद डेट शीट आती है। मतलब जो बच्चों के पेपर नहीं ठीक हुए हैं, इंस्टीट्यूट सीधा मुंह पे बोल रहा है, बेटा ये तेरी डेट शीट है, जनवरी की ये तेरी तारीख, संभाल के रख लेना, पढ़ना चालू कर ले। इट्स बिकमिंग सो पर्टिकुलर। इट्स अ गुड थिंग बट नॉट एज स्टूडेंट्स, ठीक है? तो वैसी वो बात है। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट इज एंड इट मैटर्स। मैंने जो टॉपिक्स एज अ स्टूडेंट मैंने ऑप्शन में छोड़े थे, बट दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। मेरा लक मेरे फेवर में था, ठीक है? कोई भी टॉपिक नहीं आया। और सेम मेरी फ्रेंड, उसने जो प्रोविजंस ऑप्शन में छोड़े ना, सभी के ऊपर क्वेश्चंस आए, सभी के ऊपर, और हर पेपर में ये हुआ। और बैंड बजती है, बैंड, ऐसा लगता है, ऐसे लगता है इतने थक जाते हैं ना एंड में, फिर ऐसे वो मेंटालिटी हो जाती है, ये छोड़ देते हैं, ये आया नहीं है, ये क्या ही आएगा, इतने डिटेल में इंस्टीट्यूट जाएगा ही नहीं, इतना इजी कभी इंस्टीट्यूट पूछेगा ही नहीं। और फिर इंस्टीट्यूट का बॉम्ब ऐसा आता है कि इतने डिटेल में गया ही नहीं, इजी इजी क्वेश्चंस जो ऐसे एकदम एक्सपेक्टेड है, सारे वैसे ही क्वेश्चंस आ गए। फिर जिसने मोस्ट एक्सपेक्टेड किया है उसकी लॉटरी लग गई। ऐसा होता है ना, बार बार इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा है तो वापस से थोड़ी ना पूछेगी ये सवाल। हो गया 5th बार रिपीटेडली सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रही है। किसने सोचा था 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, तीसरा, 4th अटेम्प्ट ऑल्सो एंड 5th अटेम्प्ट ऑल्सो इंस्टीट्यूट विल आस्क द सेम क्वेश्चन। ऐसे लगता है ना पिछले अटेम्प्ट में पूछा था तो अभी नहीं पूछेगा, 5 अटेम्प्ट में बैक टू बैक सेम क्वेश्चन पूछ लिया। फिर वो जो बच्चे जिन्होंने ऐसे कैलकुलेट किया था पिछले अटेम्प्ट में जो सब क्वेश्चंस आए ना, क्रॉस 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 क्रॉस, उसके अलावा सब करेंगे, गए 40% पेपर ही रिपीटेटिव हो गया, उधर ही उनकी बैंड बज गई। तो जो बार बार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट जो बहुत बार से नहीं पूछा है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, आप कुछ नहीं छोड़ सकते हो एज ऑप्शन। आप लक पे कुछ मत छोड़ो, जो भी है अपन अपना कर्म करेंगे और कर्म की आशा भी नहीं करेंगे, बाकी जो होगा फिर वो देखा जाएगा। एटलीस्ट वो रिग्रेट नहीं रहेगा कि किया नहीं, हुआ नहीं, वैसा, ठीक है? चलो आ जाइए यहां पे।
सुन ना, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देना इस प्रोजेक्टर की। और ये एसी नहीं चल रहा है क्या? मुझे सिर्फ गर्म हो रहा है या आप लोगों को भी हो रहा है? हो रहा है ना गर्म? ये एसी देख तू, स्पीड ये चेंज करने वाला है। ठीक है, ये कब तक चेंज करेगा? ये कल चेंज करेंगे, कल आने वाला है। कौन, किसने पूछा था? हाँ, कल तक ये ठीक हो जाएगा। तब तक आपको आगे बैठना है तो आप आगे बैठ सकते हो, आज या कल में। हाँ ठीक है, यहाँ हो रहा है ना? ठीक है, गुड। ये एसी का एक बार कर ले, फिर उसकी स्पीड बढ़ा दे और टेम्परेचर कम कर दे। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013। अब सवाल ये उठता है, देखो सोल प्रोप्राइटर था, पार्टनरशिप था, तो वाई अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? आप साथ साथ में लिखोगे क्या? ये मैं समझाती जाओगे, आप लिखते जाओ, क्योंकि इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है और इसमें लॉ नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। देखो आप इमेजिन करो, सपोज आप सीए बन गए। कौन से साल में आप बनोगे सीए? अभी 2025 है ना, 2030 में बनोगे आप लोग, 2029 में से 2029 आप सीए बन गए। या जो सीए के पहले ही सोच लेते हैं 2027 में, थोड़ा सा आप सोच रहे हो कि सीए तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में कुछ बिजनेस भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। आप लोगों ने देखा कि मोबाइल का बहुत स्वैग है, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल रहता है, सो व्हाई नॉट टू ओपन अ रिटेल शॉप ऑफ मोबाइल्स। ऐसे करके आपने क्या किया, घर में कुछ पैसे जमा थे आपके, बचपन से लेकर बड़े होने तक, बर्थडे पे, दिवाली पे, बाकी कोई ओकेजन पे, जो पैसा आपको मिला है आपने इन्वेस्ट किया, उस पर और रिटर्न मिला। मम्मी के पास है क्या? खर्च हो गए सारे, वेस्ट है। मम्मी के पास है और कोई उम्मीद नहीं है कि मिलेगा भी हमें। मेरे को तो आज तक नहीं मिला। गुड, दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी आई बिलीव। खर्च कर देना चाहिए तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जितने लोगों ने मम्मी को वो पैसा दिया, मम्मी से तो आज तक नहीं आया वापस। और अब क्या बोलेंगे मम्मी को? मेरी बेटी भी वैसी है, आया ना उसी महीने में खर्च देगी। शी नोज हाउ टू प्ले स्मार्ट। सो हमारा जनरेशन दोनों जगह पे पिस रहा है, ऊपर से भी नीचे से। ठीक है, हाँ ना, मेरी माँ ने मुझे कितने चांटे मारे होगे, कितने बेलन झाड़ू मारे होगे, मैं सोच भी नहीं सकती मेरी बेटी पे मैं हाथ उठाऊं। शी टेल मी आई विल कॉल द कॉप्स, डोंट टच मी, यू कैन नॉट हिट मी। वो 10 चीजें मुझे सुनाई। हाउ कैन यू शाउट योर स्टूडेंट्स, यू क्रेजी वर्ड, डोंट डू दैट। वो ज्ञान आके दे के जाएगी वो क्लास में, मुझे, तुम लोगों को नहीं, मुझे वैसी टाइप की वो। हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। तो से फॉर एग्जाम्पल 2027 में से आप लोगों ने एक रिटेल शॉप इधर ही खोला, से ये इधर तिलक रोड है बाजू में, वहां पे बहुत सारी लैपटॉप्स और मोबाइल की दुकानें हैं। तो आप लोगों ने भी क्या किया, एक शॉप को रेंट पे लिया, जो भी आपके पास घर में पैसे थे, रेंट पे दुकान ले ली, स्टाफ वाफ ले लिया, फर्नीचर वर्नीचर बना लिया आप लोगों ने, और ये सारी कंपनी से, सैमसंग जो भी है, आईफोन, सबसे बात की, और आप लोगों ने मोबाइल की एक रिटेल शॉप खोली। आपने, मतलब आपने, दिस इज यू। 2027 की ये बात है और मस्त ये दुकान चालू है, 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करके आपने ये दुकान खोली। फिर अभी आपके साथ आपके कुछ दोस्त भी थे जो कुछ नहीं यही सीए कर रहे थे, बट उन्होंने देखा कि दुकान तो आपकी बढ़िया चल रही है, आपकी लाइफ तो सेट है, और अब सीए भी आप बन गए। सीए के एज अ सीए जो आप कमाओगे वो कमाओगे, और ये तो आपने पैसिव इनकम चालू कर दी कि आप चाहे काम करो नहीं करो, ये दुकान तो चल रही है, सेट ही है, और पैसा उससे बढ़ते जा रहा है। सो इवन दीज पीपल गॉट इंटरेस्टेड। अब आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज तो आ ही गया था, तो अब इन दोस्तों ने बोला कि अरे तूने तो एक ही शॉप खोला है पुणे में, बट इसी ब्रांड में व्हाई नॉट टू ओपन मोर 2 शॉप्स। हम भी 5-5 लाख कंट्रीब्यूट करेंगे, हम सब ओनर्स बन जाते हैं, और एक दुकान तू संभाल ले जो तिलक रोड पे है, एक तो थी तिलक रोड पे, दूसरा फिर से हड़पसर में खोल दी, और एक कहां पे, बालेवाड़ी। अच्छा ठीक है, विमान नगर। एसपीसी का क्या संबंध है बेटा? बेटा कातरज, अंबेगांव और प्रेस्टीज पॉइंट के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है, उससे बाहर निकलो, ठीक है। वो गुरुकुल वाला बच्चा, मैम किधर गए संडे के दिन? डीमार्ट गए। बेटा उसके अलावा भी बहुत खूबसूरत है पूरा शहर, थोड़ा जाओ आप,
हरियाली दिखाई देगी आपको। नहीं, मैं बात कर रही थी जैसे ओशो गार्डन, कोरेगांव पार्क, एससी रोड। हाँ, ये चीज बराबर आपको नोट कर रही है, ये नहीं लिखना आप लोगों को। मैंने आपको ऑलरेडी बोला, आप पूछो मुझे, मैं बोलूंगी, मैं आपको कुछ मना नहीं करने वाली हूं। हाँ, आप बोलो मुझे, पूछो मुझे। इतना डायरेक्टली भी नहीं पूछ सकते, आप पूछ सकते हो मैम खास दोस्त को लेके जाना है, बर्थडे है, किधर लेके जाए, आई विल टेल यू नो, डोंट वरी। ठीक है, वर्चुअल किड्स आ जाइए। आप लोगों ने लिखा क्या? प्रिया संभालो अपने आप को। आई हेट माई माइंड। मैम आप हमें भी बुला दो तो हम भी देख लेंगे हरियाली। यही काम है बेटा, अभी यही काम है अभी। हाँ एग्जैक्टली, अभी ये छोड़ देती हूँ, मैं यही काम करती हूँ बेटा। आप लोगों को बुलाती हूँ, फिर लेके जाती हूँ, एक दिन केपी, एक दिन कैंप, एक दिन एफसी रोड, एक दिन इधर उधर सब जगह, है ना। अपन सब यही काम करते, बनाते बकेट लिस्ट टू डू थिंग्स इन पुणे, है ना। बट अब वी कैन प्लान अ गुड वन डे ट्रिप टू इमेजिका एंड समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। ऐसा कुछ भी अपन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा सिलेबस कंट्रोल में आने दो, फिर अपन जाएंगे। हाँ अभी मैं बता देती हूँ ना, कितना लिखा आप लोगों ने मुझे नहीं पता, बट आई एम अज्यूमिंग आपका लिख कर हो गया है, तो मैं अभी बता देती हूँ। चलो, तो देखो आपके दो दोस्त भी आ गए। तो अब देखो आप, आपके दो दोस्त, आप लोग सब ओनर्स भी हो, आप लोग सब मैनेजर्स भी हो। अब एक के बदले 3 दुकानें हो गई हो, और आप 3 दुकानें मोबाइल फोन की संभाल रहे हो। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, आप देख रहे हो कि ये मोबाइल की जो दुकानें हैं बहुत मस्त बिजनेस कर रही है, अच्छा खासा मार्जिन है। अब टेक्नोलॉजी से भी काफी अकस्टम्ड हो गए, और इतना नॉलेज आपको खुद आ गया है कि आप सोचो कि क्यों खुद के मोबाइल फोन्स ना बनाए। यू वॉन्ट टू सेट अप अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर मोबाइल। इंडियन कोई कंपनी नहीं है जो मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर कर रही है। तो आप सोचते हो कि यहां का लेबर चीप है, स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, सो व्हाई नॉट। तो अब आप सोच रहे हो कि आप खुद अपने ब्रांड का मोबाइल फोन बनाना चालू करोगे, बट फैक्ट्री सेटअप करनी है। आप ही बताओ, फैक्ट्री सेटअप करना क्या इतना आसान होता है? उसके लिए क्या लगेगा? बहुत सारे पैसे। बट अब जितने पैसे आपके पास थे, आपके दोस्तों के पास थे, आप लोगों ने डाल दिए, तो अब पैसे लाएंगे तो कहां से लाएंगे? तो तब आप सोचते हो जो पहचान वाले, आजू बाजू रिलेटिव्स, घर वाले, उनसे हम पैसे मांगेंगे। तो ऐसे करके जो जाना सर्कल था, जिनको आप जानते थे, उन लोगों के पास गए और उनसे आपने पैसे मांगे। दीदी, भैया, जीजू, भाभी, मम्मी, पापा, दादा, दादी, जो भी है, दोस्त, खास फ्रेंड, फ्रेंडी, व्हाटएवर, सबसे पैसे मांगे। बट अब जब आपने पैसे मांगे, सी नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पैसे जब मांगे यू आर वेरी क्लियर, हम पैसे मांगे, मतलब ये आप और आपके दो दोस्त कह रहे हैं, बट अभी भी इस बिजनेस के ओनर आप हो जाओगे, बट मैनेज हम करेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? आप और आपके दो दोस्त। मैनेज कौन करेंगे? आप 3 ही, बट पैसे लेकर उनको बना दोगे ओनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। उनको बना दिया ओनर, बट अभी भी मैनेजर आप ही हो। ऐसा बोल्ड स्टेप आपने क्यों लिया? क्योंकि आप जानते हो सबको अगर मैनेजमेंट में ला लिया तो टू मेनी शेफ विल स्पॉइल द फूड। कुछ डिसीजन लेना है जो बोल्ड है बिजनेस के लिए। आप एक कह रहे हो, जीजू कुछ और कह रहे हैं। अब जीजू को मना करने के पहले दीदी का चेहरा सामने आ जाएगा, मां रो देगी और फिर गलत हो जाएगा। तो सी, यू कैन नॉट गेट द रिलेशनशिप इन बिटवीन ऑफ बिजनेस, दैट हैज टू बी केप्ट एकदम डिफरेंट। तो अब आप सोच रहे हो, वही सोच रहे हो कि अब अगर पैसे लेगे ना, ओनर बना देंगे, बट मैनेजमेंट अभी भी अपने पास ही रखोगे। ऐसे करके साल भर आप बिजनेस करोगे, ऑक्सफोर्ड देना ना, बट साल भर बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट आप क्या करोगे? इन ओनर्स के बीच में कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट।
तो यहां पे अब अगर आप देखते हो, जब आप अकेले बिजनेस कर रहे थे, दैट वाज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. व्हाट वाज इट? आप और आपके दो दोस्तों के जब 3 दुकानें खुली, दैट वाज अ पार्टनरशिप फर्म. यहां पे जहां पे ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, दैट बिकेम अपने अपने लोगों के बीच में, मतलब अब प्राइवेट कंपनी है. बट देखो सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, जो मोबाइल फोन आपने बनाया ना, इतना ढासू था और जो प्राइस पे वो अवेलेबल था, अचानक से एकदम कम समय पे बहुत पॉपुलर हो गया वो. गुड प्राइस, गुड फीचर्स, गुड कलर्स, गुड टेक्नोलॉजी, यूजर फ्रेंडली, तो बहुत गांव गांव तक आपका मोबाइल फोन पहुंच गया. तो अब आप सोच रहे हो व्हाई नॉट टू एक्सपोर्ट दीज मोबाइल फोन्स. तो मे बी आप 2040 में आए और अब आप सोच रहे हो आई वॉन्ट टू एक्सपोर्ट दीज मोबाइल फोन्स दैट आई क्रिएटेड इन इंडिया. सिर्फ इंडिया में क्यों, मैं पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूं. बट अब दुनिया में अगर आपको जाना है, तब तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा. आप 0 डिफेक्ट पॉलिसी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक डिफेक्ट भी एक्सेप्टेबल डिफेक्ट नहीं है इन द ग्लोबल मार्केट. स्किल्ड स्टाफ, सेमी स्किल्ड स्टाफ से भी बात नहीं चलेगी, और नया रिसर्च टीम आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, मतलब और ज्यादा पैसे. बट जितने पैसे आपके पास, आपके दोस्तों के पास, आपके घर वालों के पास, पहचान वालों के पास थे, सारे पैसे आपने डाल दिए. अब आप जाओगे तो किसके पास जाओगे? हाँ, पब्लिक के पास. आप लोगों ने गुरु मूवी देखी है? एकदम बहुत पुरानी मूवी, आई थिंक 2007 2008 में आई थी. अभिषेक एंड ऐश्वर्या राय बच्चन, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी. कभी टाइम मिले तो वो मूवी को आप जरूर देखना. देयर इज सो मच टू लर्न. धीरूभाई अंबानी की लाइफ के ऊपर बेस्ड ये मूवी है. कौन सी लाइट्स बंद कर सकती हूँ? छोटा सा एक सीन मैं आपको बताना चाहती हूँ. आई डोंट नो, प्रोजेक्टर तो बंद नहीं हो जाएगा ना? देख, तो देख कौन सी लाइट बंद कर सकते. यहां पे क्या हुआ है सिर्फ सुनो इस सीन में. मैं पूरी मूवी तो नहीं दिखा सकती, 1 मिनट का एक सीन बता रही हूँ इस मूवी का. गुरुकांत देसाई, मतलब बेसिकली इट्स धीरूभाई अंबानी. ओके, और मेरे को हटा देना जब ये सीन प्ले होगा तब स्क्रीन पे से. बस 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 बेटा, ओए इतने भी इमोशनल मत हो. हाँ तो यहां पे क्या हुआ मैं आपको बताती हूं. गुरुकांत देसाई के कुछ सपने थे. ही वांटेड टू सेट अप अ फैक्ट्री. सुन लो ना, he wanted to set up a factory to manufacture polyester. Polyester is a kind of a fabric. केला सिल्क उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है. बट उसके पास पैसे नहीं थे. सपने बड़े थे, एम्बिशन भी बड़ा था, और मेहनत भी करने का जुनून था, बट पैसे ही नहीं थे. फैक्ट्री सेटअप करना मतलब लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टाफ, टू मच ऑफ मनी. तो पैसे लाए तो कैसे लाए? तब वो कहता है मैं जनता के पास जाऊंगा. वो कहते हैं धीरूभाई अंबानी कि मैं जनता के पास जाऊंगा. मैं जनता को बोलूंगा 10 रुपए दो, इस कंपनी के मालिक बन जाओ. 10 रुपए दो, इस कंपनी के मालिक बन जाओ. 10 रुपए दो, इस कंपनी के मालिक बन जाओ. ऐसे करके धीरे धीरे करके थोड़े 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 10 रुपए ऐसे करोड़ों लोगों से ले गए. तो मेरे पास कितना पूल आ जाएगा मनी का, समझ रहे हैं आपको? और उनको मैं मालिक बनाऊंगा, मैनेजमेंट अभी भी मेरे पास रखूंगा, और इससे मैं क्या करूंगा? मेरे सपनों को पूरा करूंगा. मैं भी आगे बढ़ूंगा, कंपनी भी आगे बढ़ेगी, और कंपनी आगे बढ़ेगी तो ये लोगों का पैसा भी बढ़ेगा. तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये सीन देखो. अभी तो उनकी फैक्ट्री जो है वो एक ही है, बट नाउ ही वांट्स टू एक्सपैंड, ही वांट्स टू सेट अप वन मोर फैक्ट्री, जिसके लिए उनको और पैसे चाहिए, और एग्जिस्टिंग फंड्स इतने सफिशिएंट नहीं है. तब वो क्या बोलते हैं, एक वो आपको पता है ट्रायल बैलेंस वगैरह पता है ना आपको क्या होता है? हाँ, तो वो अकाउंट्स के तो आपने ही कहा, आप एक्सपर्ट हो. तो उसमें वो बंदा बोल रहा है मैंने ट्रायल बैलेंस निकाला, कंपनी मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो पिछले ट्रायल बैलेंस के कंपैरिजन में लास्ट 6 मंथ्स का इज 300 गुना ज्यादा, मतलब 3 times ऑफ व्हाट वी मेड लास्ट ईयर इसी पीरियड में. ऐसा. तो आप सुनो जरा, मैंने बैकग्राउंड दिया है क्योंकि जिन्होंने मूवी नहीं देखी है देन दे विल जस्ट गेट द लिंकिंग ऑफ व्हाट आई वांट टू से. So there is this party that he has thrown in the house. नाही बस. नाही मला नको ते
एक ही सांस में घड़ा। ये ऐसे पार्टी चल रही है लोगों की। अरे नहीं पिएगा, बीवी डांटेगी इसकी। बीवी डांटेगी, अरे इससे नहीं बीवियां पिएगा। तो सबकी डांटती है। थोड़ा पी लो, कम सुनाई देगा। हाँ, देर के लिए माफी चाहता हूँ। अरे छोड़ो ना यार। का भी कुछ ऐसा था। मैंने ट्रायल बैलेंस निकाला, पिछले 6 महीने का ट्रायल मुनाफा बैलेंस निकाला। 3 गुना हो गया है, 300%। और केला सिल्क का भाव छप्पर फाड़ कर गया। केला सिल्क मतलब पॉलिस्टर। लेकिन खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज तक शक्ति परिवार ने 18 घंटे काम किया है, आज के बाद हम 25 घंटे काम करेंगे। पूछो क्यों? क्यों क्यों पूछो? हाँ, क्योंकि आज के बाद शक्ति परिवार से ट्रेडिंग नहीं करेगी। केला सिल्क बनाएंगे हम, फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं हम। तो पहले वो ट्रेडिंग करते थे मतलब किसी से खरीद के किसी और को बेचना। बट नाउ दे वांट टू सेट अप अ फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पैसे लगेंगे। तो अब देखो, अब वो सीन आया जो आपके सिलेबस के लिए रेलेवेंट है। अंग्रेजी मशीन से अंग्रेजी नाम का केला सिल्क निकालेंगे, पॉलिएस्टर। गुरु गाड़ी खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं तू फैक्ट्री बनाने के सपने देख ले। जब तक सपने नहीं देखेगा तो इधर गांव में जड़ा रहेगा तू। और जमीन भी देख ली है जिग्नेश भाई, आपके गांव के बिल्कुल पास, 25 एकड़। संभल के चल, संभल के, इतनी जल्दी मत कर। अरे चलना कौन चाहता है, मैं तो दौड़ना चाहता हूँ और तुझे गोद में लेके दौड़ रहा हूँ। हिलना मत, गिर जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? अभी सुनो, पैसे कहां से लाएंगे? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर है क्या तू? बैंक वाले तुझे पैसा दे देंगे? अरे कॉन्ट्रैक्टर को मारो गोली और बैंक की ऐसी की तैसी। हम जनता के पास जाएंगे सुनो, और फैक्ट्री खोलेंगे। 10 रुपए दो और फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। पब्लिक इशू, फैक्ट्री कमाएगी ना तो हम भी कमाएंगे। पब्लिक इश्यू की परमिशन 1 महीने में आ जाएगी। ये हुई ना बात। इजी पे एक और हो जाए। तो समझ में आया आपको? वापस से क्या? कुछ भी नहीं समझा आप लोगों को? आप लोग बाद में देख लेना आराम से ये मूवी। इट्स अ वेरी गुड मूवी और बहुत मोटिवेशनल, मतलब इट्स अ मोटिवेटिंग मूवी, इट्स अ गुड मूवी एज अ सीए स्टूडेंट ऑल्सो, क्योंकि कंपनी और इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। गुड मॉर्निंग। कितना अच्छा लग रहा था ना, एसी फुल, लाइट्स नहीं, मूवी। बस पॉपकॉर्न और समोसा देना बाकी रह गया था। नेक्स्ट टाइम अभी बोलती हूँ मैं इसको, हर्षद को, कि पॉपकॉर्न समोसा भी लेके आ जाना, मस्त अपन चिल करेंगे। बस 5-10 मिनट में मैं ब्रेक दे ही रही हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। तो व्हाट आई वांटेड टू से ओवर हियर इज पब्लिक इशू। उसने एक वर्ड बोला था, हम क्या करेंगे? पब्लिक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज पॉसिबल है। देखो, सोल प्रोप्राइटरीशिप में और पार्टनरशिप में क्या होता है बताओ तो? फोन दे दे बेटा, ले लो तो इसका फोन ले ले, फर्स्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है। वेरी गुड बेटा, पासवर्ड बाद में लेती हूँ आपसे, क्योंकि अभी मेरी क्लास चालू है, रुक जा तो अपन भी बात करते हैं। कल तू नहीं था क्या क्लास में? आज महसूस कर ले फिर कि सुनो मेरी बात, मैंने कहा था आप लोगों को, मेरा फोन भी इधर ही, मैंने लिया क्या मेरा फोन? कुछ मैसेज देखा, किसी से फोन पे बात की, कुछ कॉल किया किसी को, इंस्टाग्राम देखा। हाँ, करोड़ों की डील अगर कर रहा है तो ठीक है, फोन ले ले, फिर मैं भी उधर ही आ जाते, अपन साथ में इन्वेस्ट करते हैं। इधर कहाँ सुबह आके मरमर करने का, ऐसा संडे टू संडे क्लास लेने का, मस्त बैठ के पैसिवली इनकम कमाने की। अपन दौड़े नहीं दौड़े, पैसा दौड़ना चाहिए। है क्या ऐसा कुछ? गुड देन, स्टडी देन। तो सुनो मेरी बात, यही हम कह रहे थे कि ये चीज पॉसिबल है इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो पब्लिक के पास, जिसको उसने वर्ड इस्तेमाल किया था पब्लिक इशू। इशू एक्चुअली उसने कहा था इशू, गांव से आया है ना वो, इसे पब्लिक इशू। ठीक है, भावनाओं को समझो, पब्लिक इशू। ठीक है,
जहां पे क्या होगा, हम जनता के पास जाएंगे और जनता को कहेंगे 10 रुपए दो और कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो और कंपनी के मालिक बन जाओ। ऐसे करके थोड़े 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 पैसे बहुत सारे लोग देंगे और उसी पैसों से हम बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। मतलब अभी भी मैनेजमेंट का अधिकार आपने अपने और अपने दोस्तों के पास ही रखा हुआ है। ओके, दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। 10-15 लोग भी मैनेजमेंट में आ जाएगा तो भाई साहब जो तमाशा देखने मिलेगा। यहां पे तो लाखों करोड़ों की हम बात कर रहे हैं, उन सभी को अगर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व कर दिया तो कंपनी तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हमने चीजों को क्लियर रखा है दैट द ओनरशिप विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। इससे जो चीज की कमी थी, पैसों की, पैसे भी मिल जाएंगे और जो चीज की एक्सपर्टीज चाहिए थी वो मैनेजमेंट तो अपने पास ही रख रहा है, उसको तो डेलीगेट ही नहीं कर रहा है। सो वी बेसिकली हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। उसमें और एक एडेड एडवांटेज होता है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप सोल प्रोप्राइटरीशिप और आप पार्टनरशिप को देखते हो, दोनों भी जगह पे माय डियर स्टूडेंट्स लायबिलिटी जो होती है ना, दैट्स अनलिमिटेड। बट जब हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे मेंबर्स की लायबिलिटी, बैक बेंचर्स, ओए मुन्ना ध्यान दो, यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। ओके, तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काफी ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये साथ साथ में ही आप लिख लो, ये एग्जामिनेशन पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, बट क्योंकि हम बेसिक से जाते हैं, मैंने आपको कल ही कहा था, हम लोग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जाएंगे। कानून में क्या लिखा है सब फैकल्टीज पढ़ाते हैं इंडिया में, 300 अकेडमीज है इंडिया में, बट व्हाई इट हैज बीन रिटन, व्हाट वाज द हिस्ट्री, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। फिर वो करने में मजा आता है। सो सी, ये जो मैंने अभी आपको कहा सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में, आपको पता है पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कल जाके आपके पास क्रेडिटर को देने के लिए पैसा नहीं है, क्रेडिटर घर के एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है। पता है आप लोगों को, आपकी गाड़ी बेचेगा, घर बेचेगा, ज्वेलरी बेचेगा और पैसे रिकवर करेगा। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। कितनी बड़ी बात है नहीं है? मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जितना पैसा आपने डाला है वो डूबेगा, घर की एसेट्स अनटच रहेगी। बोलो ना मेरे को, क्रेडिटर क्या घर पे आ जाएगा, आपके घर बेच देगा, गाड़ी बेच देगा, ज्वेलरी बेचेगा, उसको ये सारे अधिकार नहीं दिए गए। जितना कंपनी में पैसा डाला है ना, उतना पैसा हो सकता है कि आपका डूब जाएगा, फिर कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाएगा, बट आपकी घर की एसेट्स विल नेवर बी टच्ड। सो इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? बताओ मुझे, आज धीरूभाई अंबानी या रतन टाटा, जो भी आज वो है नहीं, बट जब उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी, क्या उनके पास पैसे थे इतने? जैसे धीरूभाई अंबानी के पास तो बिल्कुल भी नहीं थे, बट क्या उनके सपने बड़े थे? बट सपनों को पूरा करने के लिए पैसों की कमी की वजह से ऐसा उन्होंने अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं किया। उन्होंने कंपनी के द्वारा वाइडर कैपिटल का एक्सेस मिलने की वजह से जो चीज की कमी उनमें थी, वो जनता से उन्होंने कमी को पूरी कर ली। बाकी स्किल्स तो थे, मेहनत भी करनी थी, वो सारी चीजें उन्होंने करी, और पैसों की कमी की बात के लिए उन्होंने जनता का सपोर्ट ले लिया। मुझे बताओ, पार्टनरशिप में क्या यह पॉसिबल है? पार्टनरशिप में कौन पैसा लाता है? पार्टनर्स। और आपको पता है कितने ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स में हुआ है? 12th में पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। किसी का और कुछ जवाब है? 100। वेरी गुड। और कोई 20, 10, 200? 50 और 100 के अलावा किसी का कोई जवाब है? सो व्हाट इज इट, 50 और 100? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर फॉर 50? ओके, वर्चुअल किड्स आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। आई थिंक वर्चुअल में भी 2 and 50 ज्यादा। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग 100? और बाकी के लोग बीच के
The answer is actually it's 2 is minimum and 50 is max. 100 जिन्होंने कहा ना, it's not totally wrong, but it's not correct. क्योंकि पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं उसकी लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में दी नहीं गई है. इट्स एक्चुअली गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट, सेक्शन नंबर 464, इलीगल एसोसिएशन. उसमें कहा गया है 50 or such higher number as may be prescribed, which cannot be more than 100. as may be prescribed मतलब according to the रूल्स में पावर है 100 तक प्रिस्क्राइब हो सकता है, बट मोदी जी ने रूल्स का इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो इसलिए दैट्स नॉट एक्चुअली रेलेवेंट, इट्स डॉर्मेंट. सो व्हाट इज एक्टिव इज 50. और फिर हाँ, ये चीज बता सकते हो मुझे, इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप बाय सेलिंग योर शेयर्स टू समबडी एल्स. ये चीज कोई आप में से एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? कोशिश करोगे आप? ये कैसे एडवांटेज हुआ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं, लायबिलिटी डिवाइड हो जाती है, उसका इससे संबंध नहीं है, ट्रांसफरेबिलिटी से. हाँ, आज जैसे कि से फॉर एग्जांपल मुझे मेरे कुछ पर्सनल खर्चे हैं, से फॉर एग्जांपल मेरी डॉटर के मुझे कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी में कॉलेज की फीस भरनी है, अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं नहीं, तो मेरे पास जो रिलायंस के शेयर्स है उसको बेच के कैन आई गेट एसेट्स, मतलब कैन आई गेट द फंड्स. सो मैं जब चाहूं आज 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं क्या कर सकती हूं? इन शेयर्स को बेच के, आप ही बताओ मुझे, क्या पैसे ले सकती हो? मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है दूसरी बार भी. बट बताओ मुझे, वही सोल प्रोप्राइटरशिप होता, क्या मैं ये कर पाती? वही डिसॉल्व हो जाता. पार्टनरशिप में भी 2 पार्टनर्स, अगर मैं छोड़ के जा रही हूं, फर्म में डिसॉल्व हो जाता, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है. यहां पे तो अगर पब्लिक कंपनी है ना, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. आज बेच दूंगी, कल इच्छा हो वापस से रिलायंस के शेयर्स खरीद लोगे, 2 महीने बाद इच्छा हो उसको बेच दोगे, 6 महीने बाद इच्छा होगी वापस खरीद लोगी. 6 महीने बाद क्या, सुबह खरीदूगी शाम में बेचूगी, वो भी मैं कर सकती हूं. मतलब शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. आजकल तो सब कुछ, स्पेशली पब्लिक कंपनीज का, तो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में शेयर्स अवेलेबल है. तो आपका एक डीमैट अकाउंट होता है, जैसे कि आपका जो जीपे है, आपको जीपे में दिख रहा है आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है, कितनी इजीली आप पैसे दे सकते हो, किसी से ले सकते हो. आपको फिजिकल 50,000 आपके जेब में कैरी करके लेके जाने की जरूरत नहीं है. वैसे शेयर्स का हो गया है, पहले तो भी फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे, अब सब कुछ सिस्टम बेस्ड है, जिसकी वजह से कितना आसान हो गया शेयर्स को बेचना. अभी बेचा, अगले सेकंड पे आपके अकाउंट में नजर आएगा कि आपके अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट हो गए. आज खरीदा, अगले पल पे मेरे अकाउंट में नजर आएगा कि मैंने ये शेयर्स खरीद लिए. सो इट्स वेरी इजी टू ट्रांसफर द शेयर्स, परचेज द शेयर्स, विच इज एन एडवांटेज, विच इज नॉट द केस इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप और अ पार्टनरशिप फर्म. तो इस वजह से वी अंडरस्टूड कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की नीड इंडिया में है. HUF, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप वो काम नहीं कर सकता है जो काम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, बिकॉज ऑफ दीज 3 एडेड फीचर्स. यस और नो गाइस? फीचर्स करके ब्रेक लोगे या अभी ब्रेक लेना चाहते हो? हो जाएंगे फीचर्स. 5 फीचर्स है, चलेगा पक्का? 2 मिनट. एनीवन हु वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग या कुछ शायरी बोलनी है? एक बच्चा था ना जो बहुत अच्छी शायरी बोलता था, आओगे बेटा कि आज नहीं प्रिपेयर किया? एनीवन एल्स हु वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग, डांस, मिमिक्री, व्हाटएवर, जोक, जो भी टैलेंट है आपका, डुओ डांस. दूसरा माइक देना ना मैम. फीचर्स, 1 मिनट ऊपर कीजिए. हाँ, एक मैम सेकेंड पॉइंट रिपीट कीजिए. सेकेंड पॉइंट, यू हैव एन एक्सेस टू वाइडर कैपिटल. मतलब पब्लिक इशू करके आप पैसे रेस कर सकते हो ना, कैपिटल जमा कर सकते हो. पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वही पैसा डाल सकते हैं. आ रहे हो क्या बेटा आप कि एक सॉन्ग प्ले कर लूं? ठीक, एक सॉन्ग प्ले कर लेती हूं, आप कल प्रिपेयर करके आ जाना. क्या बेटा? सी, पार्टनरशिप फर्म में ये पूछ रही मैम, वाइडर कैपिटल तो समझ में आ गया,
वाइडर स्किल कैसे आप बोल रहे हो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? आपने और मैंने पार्टनरशिप खोला, सो वी आर बोथ द पार्टनर्स. इट मीन्स ओनली वी टू कैन मैनेज एंड ओनली वी टू ओन द पार्टनरशिप फर्म. तो इसका मतलब है स्वप्निल सर हैज गुड मार्केटिंग स्किल्स, बट चाहकर भी सर कैन नॉट इंट्रोड्यूस हिज स्किल्स इन आर पार्टनरशिप फर्म. अगर उनको अपने स्किल्स इंट्रोड्यूस करने, हमको फिर उनको पार्टनर बनाना पड़ेगा. बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सपोज आपकी और मेरी प्राइवेट कंपनी होती, तो अब ऐसे केस में हम सर को हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना देते. हम उनको ओनरशिप नहीं देते. 50% शेयर्स आपके, 50% शेयर्स मेरे. बट बिकॉज सर इज गुड इन दी स्किल्स, वी कुड मेक हिम वन ऑफ द डायरेक्टर्स. बट ओनरशिप इज स्टिल विथ यू एंड मी ओनली. तो स्किल्स का भी वाइडर एक्सेस है ना. जरूरी नहीं है कि आपको ओनर बनना पड़ेगा डायरेक्टर बनने के लिए. वो टोटली दो अलग अलग एस्पेक्ट्स है. आप और मैं कंटिन्यूसली 50-50% होल्ड कर सकते हैं एज ओनर्स, बट वी कैन हैव 10 पीपल हु आर मैनेजिंग आवर कंपनी, बट ओनरशिप आपके और मेरे पास ही है. वही अगर पार्टनरशिप होती तो उन लोगों को हमें पार्टनर भी बनाना पड़ता, मतलब वो ओनर भी बनते और फिर वो मैनेजमेंट में ध्यान देते. बट कंपनी में तो ओनरशिप मैनेजमेंट अलग अलग है. तो हमको जो स्किल वाला बंदा चाहिए उसको डायरेक्टर का नाम देके उसको कंपनी में एज अ डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे. ओनर आप और मैं ही रहेंगे 50-50%. ठीक है. कौन सा गाना सुनोगे? वो भी एक बड़ी बात है. कैसे गाने पसंद है आप लोगों को? कोई है लेटेस्ट में अच्छा गाना? साहिबा, हे भगवान. दुखी आत्मा वाला गाना सुनना है, अच्छा हिप हॉप, गुड एनर्जी वाला. नाइन्टीज के गाने सुनने हैं, अभी के गाने सुनने हैं, 80s के? बाप रे बाप रे वाह. बोलो ना जल्दी 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 बोलो. मेरे को कुछ क्लिक नहीं हो रहा है कोई सॉन्ग. एपी डिलियन का विथ यू लगाओ कि नहीं? शेकी शेकी मराठी. झिंगाट लगाओ. किसी को डांस करना है झिंगाट पे? गुलाबी साड़ी, गुलाबी साड़ी के शेकी. भोजपुरी बाद में, अभी पहले महाराष्ट्रन लगा लेते कोई. बोलो जल्दी. गुलाबी साड़ी के शेकी. तुम हो तो इलाही लगाओ. इलाही इलाही लगा दे. तू छोड़. मराठी गाना भी नहीं लगाती हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा. कर दो अभी, लाइट्स बंद कर दो. एक कोई भी चालू रहना बस. रातें सुरंग सी. You all can sing along. उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए. इलाही मेरा जी आए आए. कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना
सफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। चलो आ जाओ बैक टू पवेलियन। थोड़े से फीचर्स कर लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। आप लोग ब्रेक में चाय नाश्ता कुछ करना चाहते हो तो आप कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली लंच ब्रेक ही दूंगी 1:30 को। मतलब अभी हम लोग 10 मिनट पढ़ाई करेंगे, 10-15 मिनट, फिर 12 बजे चालू करेंगे वापस से, फिर 12 से 1-1:30 बजे तक मैं पढ़ाऊंगी। तो आपको ब्रेक टाइम में जो भी 10-15 मिनट की ब्रेक है, आपको कुछ नाश्ता करना है, चाय कॉफ़ी लेनी है तो आप ले लेना, या अगर लंच कैरी किया है तो लंच कर लेना, जो भी। उसके बाद तो कोई क्लास नहीं है ना। हाँ, तो फिर बस का बोल देना उस हिसाब से, बिकॉज गुरुकुल किड्स विल हैव लंच हियर एंड देन दे विल लीव फॉर गुरुकुल, राइट? हाँ, ऐसा ही होगा, राइट? और आपका मैथ्स वापस कब शुरू होने वाला है? 2 अक्टूबर, 2 या 3? अच्छा, मतलब अभी चालू हो ही जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आज तो क्या है, 30 है ना? 30 का ही महीना है ना ये। 1 और 2, और आप बोल रहे हो 3 को चालू हो जाएगा। नहीं, 2 को छुट्टी नहीं होगी। आपको क्या करना है? आपको क्या कर रहा है? आपको क्या कर रहा है? वैसे भी ड्राई डे है, क्या करोगे आप लोग? अचानक से 2 तारीख को देशभक्ति जाग गई। 2 तारीख को छुट्टी दो। करना क्या है आपको 2 तारीख को? गांधी जी भी तभी मिलेंगे जब आप मेहनत करोगे। ठीक है, आ जाओ, चलो। क्या मतलब, बेटा नेशनल हॉलिडे सब भूल जाओ, अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी आप सीए स्टूडेंट्स हो। स्कूल के लिए ठीक था 2 तारीख की छुट्टी मिलेगी, 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है या होने वाला है यहाँ पे। अभी आपको करना क्या है 2 तारीख को, बताओ मुझे। हाँ, चलो आ जाइए। ठीक है, ओके, लेट्स चेक आउट द फीचर्स। आपका ये 12th में हुआ होगा, राइट? कितने लोग 12th कॉमर्स से है? ओके, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं पता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। जितना डिटेल में जरूरी उतना हम बता देंगे, फिर ब्रेक लेते हैं। देखो, अभी सुनो मेरी बात। कंपनी जो है, कंपनी, और ये आपका आज का होमवर्क भी होने वाला है। ये तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रही हूँ और एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। घर पे जाके आपको इसकी समरी लिखनी है। मैं बताऊंगी। नो पिच पिच, व्हाट पिच पिच? नो पिच पिच लिखनी पड़ेगी आप लोगों को। कितने बच्चों को पास होना है जनवरी 26? कितने बच्चे होमवर्क कंप्लीट करेंगे? हाँ, वेरी गुड। तो जो आप चाहते हो ना, और जो आप कर रहे हो ना, दोनों में सिंक होना चाहिए। मैम, मेरे को पास होना है,
बट मैं लेक्चर्स बंक करूंगा. हाँ मैम, मेरे को पास होना है बट मैं होमवर्क नहीं करूंगा. हाँ मैम, मेरे को पास होना है बट मैं टेस्ट नहीं दूंगा. मैम मैं पास हो जाओगे ना? हाँ बेटा पास हो जाओगे, बट कौन से अटेम्प्ट में होगे पता नहीं. ठीक है, आ जाइए. सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट फीचर of a company form of organization is that a company is an artificial person. देखो, जब आपकी और मेरी बात आती है, आप और मैं नेचुरल पर्सन्स है, बट कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अंडर लॉ. इट डज नॉट हैव अ नेचुरल बर्थ. कानून में एक प्रोसेस है, जो मैंने आपको कहा ना, सेक्शन 7, जिसके बारे में सितंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था. इट्स अ प्रोसेस अंडर लॉ जिससे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ होता है. सो इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. देखो, आर्टिफिशियल और फिक्टिशियस में डिफरेंस होता है. फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, जैसे कि स्पाइडरमैन, शक्तिमान, डोरेमोन, ऑल दीज आर फिक्टिशियस. फिक्टिशियस मतलब व्हाट? इमेजिनरी कैरेक्टर्स. कंपनी इमेजिनरी है क्या? इट्स नॉट नेचुरल, बट इट इज ऑल्सो नॉट इमेजिनरी. इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. जैसे कि रियल गुलाब का फूल एज कंपेयर टू, बेटा ओए मुन्नी बाद में देखो ये सब स्प्लिट एंड्स, ठीक है. बट यू ऑल्सो सी बहुत बार आजकल डेकोरेशन में, जैसे कि गणपति के मंडप्स पे भी सारे, आजकल नवरात्रि के भी सारे जो डेकोरेशन के पेंडॉल्स है, वहां पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं. सो इट्स नॉट इमेजिनरी, इट इज देयर, बट उसका क्रिएशन नेचुरल नहीं था. इट वॉज क्रिएटेड बाय अ मैन मेड प्रोसेस, इसलिए उसको कहा जाता है एज एन आर्टिफिशियल फ्लावर. वैसे ही कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बेटा, इट्स नॉट फिक्टिशियस, इट्स नॉट इमेजिनरी. It exists, even exists in the eyes of law. But the thing is, it's created by a process under law. And thus, we cannot call it a natural person. And we call it as an artificial person. So, it's an artificial person. अगर ये person है ना, in the eyes of law, it can buy assets in its own name. It can incur liabilities in its own name. It can sue करना मतलब केस फाइल करना. Anyone who wants to go to the washroom is free to go to the washroom. And it can be sued, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति भी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है. सो इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी कैसी है? नेचुरल है, फिक्टिशियस है या आर्टिफिशियल है? बिकॉज इट्स क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अंडर लॉ. And does it exist in the eyes of law? Yes. Can it buy assets in its own name? Yes. It can incur liabilities in its own name. It can sue and be sued in its own name. बस आपके और मेरे जैसा ही है, सारी चीजें सेम है. सिर्फ आप नेचुरल पर्सन और कंपनी कैसा है? आर्टिफिशियल पर्सन है. उसके अलावा जो सारे काम एज अ लीगल पर्सन आप कर सकते हो, वो सारे काम एज अ लीगल पर्सन कंपनी भी कर सकता है. तो कानून की दुनिया में आप जैसे व्यक्ति हो, वैसे कंपनी भी एक व्यक्ति है, सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस कैसा है? आर्टिफिशियल. नेक्स्ट, कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है परपेचुअल. उसको लीगली कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन. क्या कहते हैं बोलो ना? परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस. सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस. परपेचुअल का क्या मतलब होता है? और सक्सेशन का मतलब, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहता है. इनफैक्ट एकदम एक्सट्रीमली सोच लो कि 5 मेंबर है कंपनी में, 5 प्राइवेट कंपनी है और इस प्राइवेट कंपनी में 5 मेंबर्स है. से इतना अच्छा मौसम है, इतना सुहाना मौसम है, उन लोगों ने अपनी गाड़ी निकाली और वीकेंड पे चले गए महाबलेश्वर. पुणे से महाबलेश्वर जाते जाते अनफॉर्चुनेटली द कार मेट विद एन एक्सीडेंट एंड सारे लोग शांत हो गए. क्या कंपनी
को भी डिसॉल्व करना पड़ेगा, बट पांचों के पांचों मेंबर मतलब ओनर्स, उनकी डेथ हो गई, मतलब कंपनी की भी डेथ हो गई, क्यों नहीं? हाँ, एक तो ऐसी बात होती है कि कंपनी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स, और प्लस ये वाला पॉइंट जो मैं सिखा रही हूं, कंपनी हैज व्हाट, बोलो ना, फीचर परपेचुअल। मैंने आपको बोला है मेरे सेशंस मोनोटोनस नहीं होंगे, मैं पूछूंगी आपको जवाब देना पड़ेगा। कंपनी का कैसा एग्जिस्टेंस होता है? हाँ, कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेस। मेंबर्स, सारे मेंबर्स की डेथ क्यों ना हो गई हो, मेंबर्स, जैसे पापा की डेथ हो गई तो बेटा अभी ओनर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हो गया दैट द कंपनी हैज गॉन विदाउट मेंबर्स। और वैसे भी कंपनी का एग्जिस्टेंस अपने मेंबर्स से अलग होता है, तो उनकी डेथ से कंपनी की डेथ नहीं होती है। ओके, उनका अस्तित्व अलग और कंपनी का अपना खुद का अस्तित्व होता है। कानून ने जैसे कंपनी को बनाया है ना, सिर्फ और सिर्फ कानून उसको मिटा सकता है। मेंबर्स के आने जाने से, डायरेक्टर्स के आने जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई भी इंपैक्ट। आप ही बताओ मुझे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड was created in the year way long back 1958 में by धीरूभाई अंबानी। आज क्या धीरूभाई अंबानी है, बट क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है? थोड़े टाइम पहले ही रतन टाटा जी की डेथ हुई। बता मुझे, रतन टाटा आज है, बट क्या अभी भी टाटा मोटर्स है, टीसीएस है, टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज है। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे, डायरेक्टर्स जाए। और एक है ये राकेश झुनझुनवाला को आप जानते हो? ही वॉज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज तो वो है नहीं। उन्होंने अकासा एयर इज वन ऑफ द एयरलाइन कंपनीज में, ही इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, ऑल्सो वॉज अ डायरेक्टर। आज वो है राकेश झुनझुनवाला, बट क्या कंपनी है, क्या एयरलाइन है, क्या चल रही है? उनके रहने से क्या कंपनी को कुछ इंपैक्ट पड़ा? मतलब कंपनी का सक्सेशन कैसा है? उसको अगर मिटाना है, कानून के प्रोसेस के द्वारा ही वो मिटाया जा सकता है। उससे मेंबर्स और डायरेक्टर्स के लाइफ और डेथ से कोई भी लेना देना। जैसे इंफोसिस के फाउंडर मेंबर कौन थे? नारायण मूर्ति। आज ना, नारायण मूर्ति इज नॉट द डायरेक्टर ऑफ इंफोसिस, ही माइट बी होल्डिंग द शेयर्स, ही गिव द शेयर्स टू हिज डॉटर एंड all the other family members, but initially he was a director, co-founder member also. आज वो डायरेक्टर नहीं है। इससे क्या कंपनी बंद हो गई कि क्या कंपनी अभी भी है? कल जाके वो अपने शेयर्स भी बेच देगी किसी और को, तो इसका ये मतलब हो जाएगा इंफोसिस बंद हो जाएगी, इंफोसिस क्या अभी भी रहेगी? ये किस फीचर के वजह से समझ में आया है? परपेचुअल सक्सेशन। किस फीचर की वजह से? परपेचुअल। तो मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स, डायरेक्टर्स आएंगे, बट कंपनी जैसी है जन्मों जन्मों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। फिर नेक्स्ट इज कॉमन सील। देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ बेसिक लेक्चर्स आपके हुए। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, वेदर नेचुरल पर्सन और इवन एन, you still have the right to enter into contracts. अब ऐसे केस में मुझे बताओ, कंपनी क्या आर्टिफिशियल पर्सन है? पर्सन है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने उसको अलाउ किया है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए? अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने उसको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए अलाउ किया है, मतलब कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर, बट कंपनी तो नेचुरल पर्सन नहीं है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगी? आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, आप तो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दोगे, जिससे ये समझ में आएगा कि आपने आपका कंसेंट दिया है। बट बता मुझे, क्या कंपनी साइन कर सकती है? तो फिर कैसे करेगा? हाँ, तो देखो, कंपनीज के लिए ना देयर इज दिस फीचर, ये क्या है? हाँ, इसको कहते हैं हम कॉमन सील। क्या कहते हैं बोलो तो? कॉमन सील। एक इमेज बताती हूं मैं आपको। सी, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जैसे ये एग्रो क्रॉप्स लिमिटेड का कॉमन सील है। कैन यू सी द इमेज? फुल स्क्रीन करना हो तो मैं क्या कर सकती हूं?
आई डोंट नो क्या हो गया, जो भी है ठीक है, पता नहीं। इधर से देख लो, ये जो है दिस अ कॉमन सील, ये जो सिल्वर में आपको दिख रहा है ना, मैं स्टैम्प की बात नहीं कर रही हूं। स्टैम्प, स्टैम्प हैज इंक, स्टैम्प पता होगा ना आपको, ये स्टैम्प नहीं है, ये क्या है? सील, कॉमन सील। इट इज इंकलेस, इट डज नॉट हैव इंक। अगर आप देखते हो इस सेक्शन में ना, यू विल इंसर्ट द पेपर एंड देन यू विल प्रेस दिस डाउन, तो ऐसे वो इंप्रेशन आता है। बचपन में हम वो 5 रुपए के कॉइन को ऐसे रखते थे और ऐसे ऐसे करते थे, किया आपने कभी? बचपन ऐसे पेंसिल से आप ऐसे करते थे तो इंप्रेशन बनता था। वैसे वहां पे तो पेंसिल यूज की थी, बट वो इंप्रेशन कैसे बनता था? वैसे आप समझो, यहां पे तो हम पेन नहीं यूज कर रहे हैं, पेंसिल यूज नहीं कर रहे, इंक भी यूज नहीं कर रहे, इट इज इंकलेस। यू जस्ट इंसर्ट द पेपर, यू प्रेस दिस डाउन, तो ऐसा इंप्रेशन आ जाता है। दैट्स अ कॉमन सील। व्हाट इज इट? This common seal is the official signature of the company. What is it? जिधर जिधर ये कॉमन सील लगाया जाएगा, आप समझ जाना उधर उधर कंपनी ने अपना कंसेंट दिया है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मतलब जैसे आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए साइन करते हैं, वैसे कंपनी तो साइन नहीं कर, कंपनी के हाथ पैर है क्या? साइन कर पाएगी क्या? तो हम क्या फिक्स कर लेंगे? 2013 में जब ये एक्ट आया था तब कॉमन सील मैंडेटरी था। मैंडेटरी मतलब क्या? बट आप बताओ मुझे, कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर, अग्रीड, बट क्या कंपनी खुद, देखो देखो वो आ रहा है, रिलायंस ने कॉमन सील अटैच किया, ऐसा होता है क्या? रिलायंस के बिहाफ पे कोई डायरेक्टर ही सील को अफिक्स करेगा इवेंचुअली, क्योंकि रिलायंस आर्टिफिशियल पर्सन है। तो लॉ मेकर को भी लगा कॉमन सील को मैंडेटरी करके कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई नेचुरल पर्सन को ही कॉमन सील अटैच करना है। तो 2015 में उन्होंने अमेंडमेंट लाया, अमेंडमेंट मतलब चेंज इन द एक्ट, और कह दिया आज के बाद, मतलब 2015 के, कॉमन सील मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। अगर आपके पास कॉमन सील है, क्या बात है, अगर कॉमन सील नहीं है तो भी क्या ही बात है। 2 डायरेक्टर्स, कितने? कंपनी के बिहाफ पे उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देंगे, और जब 2 डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे साइन कर देंगे, माना जाएगा कंपनी ने ही साइन किया है। आई क्या बात समझ में? तो बताओ आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? है तो फिर अच्छी बात है, नहीं है तो कितने लोग साइन कर लेंगे? 2 डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे साइन कर लेंगे। तो देखो 3 फीचर्स अपने हुए, कौन से बताओ तो? दूसरा है परपेचुअल से। 4th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? कंपनी की या मेंबर्स की? कितने लोगों को लगता है मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और कितने लोगों को लगता है कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और बाकी लोग बीच के? हाँ ठीक है, जितने लोगों ने सही जवाब दिया है, जितने लोगों ने जवाब दिया है उनका जवाब सही है। इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड। ठीक है, जब आप मेंबर बनते हो, मेंबर मतलब जब आप ओनर बनते हो, आपकी क्या टाइप की कंपनी है उसके हिसाब से आपकी लायबिलिटी डिफाइन होती है। कंपनी के ना लायबिलिटी के हिसाब से 3 टाइप्स होते हैं। ये ब्रेक के बाद होने वाला है, इसलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करने वाली हूं। ज्यादा चर्चा कब करूंगी? ब्रेक के। यहां पे सिर्फ इंट्रो दे रही हूं मैं, जितना जरूरी है फीचर के लिए। 3 टाइप की कंपनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। और डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंपनी का टाइप क्या है, जैसे कि एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हमारी जो कंपनी है, इट्स अ कंपनी लिमिटेड बाय। तो सर और मैं अगर शेयर होल्डर है, हमारी लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। अगर 10 रुपीज का एक शेयर है तो 10 रुपीज हमको देने पड़ेगा। आज अगर कंपनी ने सिर्फ 6 रुपए बुलाया है ना, आगे जाके कभी भी कंपनी वो बाकी के 4 रुपए बुला सकती है। बट अब वो 6 और 4 रुपए हमने दे दिए ना, उस शेयर पे हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। इट्स एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश मतलब इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड। उससे 1 रुपया ज्यादा भी कंपनी हमसे डिमांड
नहीं कर सकती। तो मतलब हमारी लाइबिलिटी तो लिमिटेड हो गई ना, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? वही पार्टनरशिप में नहीं होता है। पार्टनरशिप में पैसे डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ जब तक सारे क्रेडिटर्स के ड्यूज रीपे नहीं होते हैं, कितना भी पैसा डालना पड़ सकता है। बट यहां पे मुझे पता है मैंने 10 रुपए डाल दिए ना, उसके बाद 1 रुपया ज्यादा कंपनी मुझसे डिमांड नहीं कर सकती है। सो ये एक बहुत एडेड एडवांटेज होता है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड या अनलिमिटेड। और लास्ट, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। सेपरेट लीगल पर्सन मतलब कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग। कंपनी का अपना अलग स्टेटस होता है, अलग अपने मेंबर्स और डायरेक्टर्स से। और क्योंकि वो अलग होता है, कंपनी खुद अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है, स्यू किया जा सकता है, कैन बी स्यूड, एवरीथिंग इन इट्स ओन इंडिविजुअल नेम। इसमें वो सैलमन का भी केस हुआ था। वो 12th में आपका हुआ है क्या सैलमन का केस, कि नहीं हुआ है 12th में? 12th में आपको कोई भी केस लॉस थे? सिर्फ ऐसे फीचर वीचर थे, बस उतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। ये कर लो फिर ब्रेक ले लो, बस बस लास्ट 2 मिनट। ये बंदा है सैलमन, और ये सैलमन क्या कर रहे थे? ही वॉज इन टू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बूट्स, बूट्स जूते चप्पल, बूट्स बूट बूट शूज, और सोल प्रोप्राइटर की तरह बिजनेस कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? बट ना उनको फिर कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। सोल प्रोप्राइटर तो घर पे जितना पैसा होता है उतना ही डाल सकते हैं। उनको जब पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने सोचा व्हाई नॉट टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी। कौन सी? अब इतना आपको पता होगा, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने लगते हैं? इतना पता है आप लोगों को? प्राइवेट में कितने लगते हैं? 2। पब्लिक में 7 मेंबर्स लगते हैं। और डायरेक्टर्स यहां पे मिनिमम कितने लगते हैं प्राइवेट कंपनी में? 2 लोग, 2 डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब मैनेजर। और पब्लिक कंपनी में 3 लगते हैं, 3। ये नहीं पता आप लोगों को? होना चाहिए ना पता, आपको नहीं लगता? ये तो बेसिक चीज है, मतलब लॉ में तो अभी आया है, बट अदरवाइज तो आपको पता होना चाहिए। विशेष कौन है? तू इसको कॉल कर रहा है? सिर्फ उसका कॉल ना है, नहीं तो लाउड स्पीकर पे रख के हम लोग सब चैट करें। कौन? विशेष? अभी उठा होगा वो, इसलिए कॉल आया ना उसका कि क्या चालू है, क्या है? बात करनी है क्या? दिल्ली से गए? गाली वाली दे देगा वो। चलो ठीक है, आ जाइए। वेरी गुड। अकबर, तनिष्क, प्रेरणा, स्वरांजलि, वेरी गुड। तनीषा, क्या बात है। तो सुनो मेरी बात, इससे सोचा एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते। पब्लिक के लिए 7 मेंबर लगते, कितने? और डायरेक्टर कितने? इसके बाद भूलोगे? हाँ, वेरी गुड। अब 7 मेंबर्स चाहिए, वो तो अकेला कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। तो उसने क्या सोचा, वो खुद अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, उनको एक डॉटर थी एंड दे हैड 4 सन्स। तो फैमिली का पूरा उपयोग किया, ठीक है। और ये 7 लोगों ने, मतलब बीवी बच्चों के साथ 7 मेंबर्स हो गए ना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया। और डायरेक्टर में वो खुद अलॉन्ग विथ हिज 2 सन्स ऑल्सो बिकेम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एक ही बंदा क्या डायरेक्टर और मेंबर दोनों भी बन सकता है? जैसे मोटा भाई जो है, मोटा भाई मुकेश अंबानी, वो डायरेक्टर भी है रिलायंस के, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एंड ही होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द शेयर्स ऑफ रिलायंस। तो क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। स्वप्निल सर इज द डायरेक्टर एंड द मेंबर ऑफ एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, इट्स पॉसिबल। तो यहां पे भी सैलमन डायरेक्टर भी थे, मेंबर भी थे, बच्चे भी डायरेक्टर भी थे 2, और मेंबर भी थे। अब पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, बट फंड्स, अभी तो घर का ही पैसा आया है ना, मेंबर्स ने पैसा दिया था, उनको और पैसे चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ डिबेंचर्स इशू किए, कुछ दूसरे लोगों से पैसे लिए, तो क्रेडिटर बन गए वो लोग।
बट डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए, कितने डिबेंचर्स? 10,000 पाउंड. इट्स अ ब्रिटिश केस लॉ, क्योंकि उस टाइम पे ना ब्रिटिश लॉ ही इंडिया में एप्लीकेबल था. ब्रिटिशर्स वो रूलिंग इंडिया, उस टाइम की ये बात है. 10,000 पाउंड कितना के डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए. आपको पता डिबेंचर्स कैसे वर्क करते हैं? तो अगर किसी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए और मैंने डिबेंचर्स खरीदे, मैं कंपनी की कौन बन गई? क्रेडिटर. मतलब कंपनी को अब मुझे ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, दैट टू विद इंटरेस्ट. मैंने कंपनी को पैसा लेंड किया है, ऐसा डिबेंचर का मतलब होता है, राइट? तो कंपनी ने 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स इशू किए, बट आपको पता है ये सारे डिबेंचर्स किसने खरीदे? सैलोमन ने. मतलब इन शॉर्ट सैलोमन ने कंपनी को पैसा दिया, लेंड किया इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, और सैलोमन बन गया कंपनी का क्रेडिटर. कौन बन गया? सैलोमन बन गया कंपनी का क्रेडिटर. ठीक है. एंड ही वॉज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर बिकॉज दीज डिबेंचर्स वर सिक्योर्ड. नहीं समझा क्या गुड़िया? क्या नहीं समझा? क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट क्या? देखो, सपोज आपको पैसों की जरूरत है. हाँ, तो मैं आपको वही बोलूं, सपोज आपको पैसों की जरूरत है, तो आप मेरे पास आए कि मैम, ओ मैम मुझे प्लीज पैसे दे दो. तो फिर मैंने आपको पैसे दिए और आप कहते हो कि मैम हम 6 महीना पैसों को यूज करेंगे और विद 10% इंटरेस्ट आपको लौटा देंगे. तो आपके और मेरे बीच में बताओ डेटर क्रेडिटर का रिश्ता हुआ या नहीं? कौन डेटर है और कौन क्रेडिटर है? अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, लॉ का नहीं है. आपका ध्यान कहीं और है क्या? चाय लाओ आपके लिए. कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है? मैंने आपको पैसा लेंड किया. अच्छा, इसके अलावा बाकी लोगों को डेटर क्रेडिटर पता है या नहीं पता है? आपका नाम क्या है? माही. मैंने अगर माही को पैसे लेंड किए हैं, आई एम द लेंडर एंड माही इज द बोरोअर. अरे मैं लेंडर हूं और माही कौन है? तो बिटवीन माही एंड मी कौन डेटर है? माही. और कौन क्रेडिटर है? ये समझ में आया आपको? तो वैसे आप समझ लो अभी तो हम लोग दोनों नेचुरल पर्संस है, बट आप समझ लो यही कॉन्टेक्स्ट, इसी को आप अप्लाई करो कंपनी और सैलोमन के लिए. आप कंपनी हो माही, आप कौन हो? कंपनी हो. कंपनी को पैसों की जरूरत है. अरे माही को पैसों की जरूरत है या नहीं? वैसे अभी आप माही मत सोचो, कंपनी को पैसों की जरूरत है. तो कंपनी किसके पास आई? मेरे पास आई. मैंने कहा ठीक है मैं पैसे देने के लिए रेडी हूं. तो मैंने कंपनी को पैसा दिया है, मैंने माही को पैसे दिए हैं. कितने पैसे दिए हैं? 10,000 पाउंड. और उसके बदले में माही ने मेरे को एक सर्टिफिकेट दिया है. तो समझ लो जैसे कि, एक ही मिनट, हाँ, एक पेज दे दो मुझे, इसमें से फाड़ देती से. हे भगवान, डिबेंचर सर्टी, कोई बात नहीं, आप पूछो, आपको जितनी बार पूछना है डाउट आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को गुस्सा नहीं आता है. तो अब ये आप मुझे देना. सुनो मेरी बात, मैंने माही को पैसे दिए, ठीक है, महसूस कर लिया आप लोगों ने. उसके बदले माही ने मुझे क्या दिया? माही ने मुझे दिया ये डिबेंचर सर्टिफिकेट. इस पे लिखा है कि 6 महीने के बाद ये डिबेंचर सर्टिफिकेट देकर माही मुझे मेरे 10,000 पाउंड देगी, वो भी विद इंटरेस्ट. 6 महीने का जो भी इंटरेस्ट बनता है उतना. अब बताओ मुझे वापस से, माही की कंपनी और मेरे बीच में कौन डेटर है? अभी भी वही डेटर है, क्योंकि उसने पैसा मुझसे बोरो किया है. और मैं कौन हूं? क्योंकि मैंने पैसा, सिर्फ यहां पे उसने पैसों के बदले में मुझे क्या दिया है? डिबेंचर सर्टिफिकेट. अरे हाँ या ना? मतलब आई सब्सक्राइब्ड फॉर माही के कंपनी के डिबेंचर्स. मैं कौन बन गई? माही की कंपनी की क्रेडिटर. और ये डिबेंचर्स ना एक्चुअली सिक्योर्ड है. सिक्योर्ड म्हणजे क्या? सिक्योर्ड मतलब से फॉर एग्जाम्पल इट इज सिक्योर्ड ऑन माही की कंपनी का मे बी फैक्ट्री. कल जाके माही की कंपनी ने मेरे को पैसा नहीं दिया ना, फैक्ट्री को बेचूंगी मैं और मेरे ये 10,000 पाउंड लूंगी. इसलिए मुझे कहा जाता है एज ए सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर. क्या कहा जाता है मुझे? अरे जब आप बैंक में भी जाते हो और आप लोन लेते हो, कभी कभार बैंकर बोलता है ना आप आपके जेवर गिरवी रखो, मुथूट फाइनेंस.
घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना, हे। सुना या नहीं? तो मतलब मैंने जब सोना रखा है, गोल्ड रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैंने लोन रीपे नहीं किया तो बैंकर क्या करेगा? उसको बेचेगा, अपने ड्यूज ले लेगा और बाकी का सरप्लस मेरे को। वैसे ये डिबेंचर्स कैसे है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड? तो माही को 6 महीने बाद क्या करना पड़ेगा? मैं माही के पास जाऊंगी 6 महीने बाद और मैं कहूंगी, हे माही देखो, आपने खुद ने कहा है, यहां पे कमेंट सील है कंपनी का, कि 6 महीने बाद आप 10,000 पाउंड मेरे को इंटरेस्ट के साथ लौटाओगे। मैं क्रेडिटर, माही कौन? समझ में आई बात? तो यहां पे इस डेटर क्रेडिटर के रिश्ते में क्या हुआ? कंपनी कौन थी इस केस में? क्रेडिट। माही मतलब क्रेडिटर या डेटर? क्योंकि कंपनी ने पैसे बोरो किए, बट लेंड करने वाला कौन था? मतलब मैं नहीं, अब मैं नहीं हूं। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं ना, सैलोमन ने खुद ने क्या किया है? कंपनी को पैसा दिया। तो अब देखो सैलोमन 3 रोल प्ले कर रहा है। कौन से? एक तो वो मेंबर है, ओनर, दूसरा वो डायरेक्टर है, और ये डिबेंचर्स देने के बाद सैलोमन और एक बंदा बन गया। एक पर्सन मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है क्या? आप अपने आप को ही देख लो, आप किसी के बेटे या बेटी हो, किसी के भाई या बहन हो, किसी के फ्रेंड हो, किसी के खास फ्रेंड हो, तो यू आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स ना। सैलोमन ऑल्सो वॉज प्लेइंग मल्टीपल रोल्स, और उसने क्या किया? डिबेंचर्स परचेस किए। और डिबेंचर्स कैसे थे? कितने अमाउंट के थे? 10,000 पाउंड। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों बाद कंपनी वाइंड अप हो गई, क्योंकि कंपनी की एसेट्स हो गई कम और लायबिलिटीज हो गई। बेचारे सैलोमन रो रहे हैं, देखो कैसे रो रहे हैं, उनके आंखों में से आंसू आ रहा है। देखो रो रहे हैं सैलोमन कि जो कंपनी को मैंने इनकॉर्पोरेट किया था, मेरी आंखों के सामने ही चूर चूर हो गई। कंपनी बंद करनी पड़ रही है मुझे, सारे सपने टूट गए उनके। और जब कंपनी बंद होती है, बताओ क्या एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को दिया जाता है? तो तब कंपनी की पोजीशन कुछ ऐसी थी, 6050 पाउंड्स के एसेट्स और लायबिलिटीज अगर देखोगे 10,000 और ये 8,000, 18,000। क्या एसेट्स कम है और क्या लायबिलिटीज ज्यादा है? तो अब सवाल आया कोर्ट के सामने कि ये जो पैसा है ये किसको दिया जाएगा? सैलोमन ने बोला ये पैसा मुझे जाएगा। जैसे ही सैलोमन को पैसा दिया जा रहा था, बाकी के क्रेडिटर्स, सैलोमन है जिसको पैसा दिया जा रहा था, बाकी के क्रेडिटर्स बोलने लगे, नो सैलोमन, आप गलत कर रहे हो। अपनी बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, पैसा डाल दिया, हमसे भी पैसा ले लिया, और जब कंपनी वाइंड अप करने की बात आ रही है, जितना पैसा है 6050 उतने ही एसेट्स है ना, सारा पैसा अपने पास ले रहे हो। ऐसा कौन कह रहा है? बाकी के क्रेडिटर्स। सैलोमन कह रहे हैं इस पे हक मेरा है, मैं ही ये पैसे लूंगा। और ऐसे करके सैलोमन चले गए कोर्ट ऑफ लॉ में, कहा ये क्रेडिटर्स गलत बोल रहे हैं, पैसा जज साहब मुझे ही मिलना चाहिए। कंपनी अगर ये दूसरे क्रेडिटर्स को पैसा दे रही है, कंपनी मेरे साथ गलत कर रही है। ऐसा कौन किसको कह रहा है? सैलोमन कोर्ट में जाके बोल रहा है कि ये पैसा उन क्रेडिटर्स को नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। अब सपोज आप जज हो, अब जज, एक साइड पे सैलोमन है, दूसरे साइड पे कंपनी है। कंपनी क्रेडिटर्स को पैसा दे रही है सैलोमन के अलावा, और यहां पे सैलोमन कह रहे हैं कि उनको पैसा नहीं जाना चाहिए, मुझे पैसा जाना चाहिए। बताओ एज अ जज, जितना मैंने सिखाया है आपको, अगर आप अप्लाई करते हो, किसके फेवर में आप डिसीजन लोगे और क्यों? कितने लोगों को लगता है सैलोमन को पैसा जाना चाहिए? ओह, वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? क्यों जाना चाहिए फिर बताओ? क्योंकि देखो, जब अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात आती है, सबसे पहला पैसा किसको जाएगा? इत्तेफाक की बात ऐसे हुई कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर खुद सैलोमन थे, बट सैलोमन ने भी तो खुद ने नुकसान भुगता है। उसके 10,000 के डिवेंचर्स थे, पूरा पैसा मिला क्या? कितना मिला? 6050 प्लस एज अ मेंबर शेयर होल्डर
पूरा इन्वेस्टेड कैपिटल डूब गया। कैपिटल का तो 0 पैसा मिला है ना उसको, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा नहीं मिला। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है। तो वो तो पैसा उनका भी, बीवी का भी, बच्चों का भी, वो तो डूब ही गया है। उनका तो एज अ क्रेडिटर भी पूरा पैसा नहीं आया है। तो उन्होंने जो डिमांड किया है वो डिमांड करना गलत नहीं है। और कोर्ट ने भी सैलोमन के फेवर में ही डिसीजन लिया और कहा कंपनी अलग है, सैलोमन अलग। A company is different from the person who incorporated the company, and the money should be given to the secured creditor, irrespective of the fact कि वो secured creditor डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है। क्योंकि ये पैसा जो उसको दिया जा रहा है एज अ मेंबर या डायरेक्टर नहीं दिया जा रहा है, ये पैसा उसको दिया जा रहा है एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो उसका हक बनता है। ये डिसीजन है कोर्ट का। सब लोग एक आवाज में रीड करेंगे एक साथ। अब रीड करो। द कोर्ट हेल्ड दैट सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वाज अ रियल कंपनी, all the legal requirements and could not be regarded as an agent or trustee of Mr. Also, the company's asset must be applied in payment of as a secured creditor is entitled to payment out of assets on which his debt is in priority to unsecured। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू तो सैलोमन को बाकी के क्रेडिटर्स के कंपैरिजन में प्रायोरिटी मिलेगी। और ये पेमेंट जो उसको दिया जा रहा है एज अ मेंबर और डायरेक्टर नहीं दिया जा रहा है, दिया जा रहा है एज अ, तो उसका ये पैसा मांगना गलत नहीं है। सैलोमन अलग और कंपनी अलग। तो ये फर्स्ट केस लॉ है। क्या हम केस लॉज भी कर रहे हैं? इस केस का नाम है सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। कोई आपको पूछेगा कंपनी के फीचर्स बताओ, फीचर्स, तो कंपनी कैसी होनी चाहिए? तो अब देखो उसका एक छोटा सा ऐसा ही मैंने मेमोरी टेक्निक बनाया जस्ट फॉर फन। कोई पूछेगा ना कंपनी कैसी होनी चाहिए, तो बेसिकली फीचर्स क्या है कंपनी के? तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाएं, क्लैप्स। C is for common seal, L is for, A is for, P is for, and S is for separate claps. This is just a memory technique for you to remember. Memory technique examination में नहीं लिखनी है। एग्जामिनर ने पूछ लिया फीचर्स बताओ, आप लिख के आ गए क्लैप्स। बस ये क्लैप के बदले एक फटका मिलेगा डायरेक्टली 4 महीने बाद, अटेम्प्ट दे दो। इट इज जस्ट फॉर योर मेमोराइजिंग। लास्ट टाइम बोल दो फिर ब्रेक ले लो। बताओ कंपनी कैसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाए, क्लैप। C is for, L is for, A is for, P is for, स्क्रीन फ्रीज हो गई। ओए अमर स्क्रीन फ्रीज हो गई। P is for perpetual and S is for, आवाज आ रही है क्या वर्चुअल स्टूडेंट्स? तो एक बार सुन लो, स्क्रीन का ठीक है, आवाज सुनते सुनते रिवाइज करते जाओ। बताओ कंपनी आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है? कंपनी का सक्सेशन क्या परपेचुअल है? तो क्या मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे? बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। कॉमन सील आज के जमाने में मैंडेटरी है या ऑप्शन है? फिर उसके बाद लाइबिलिटी मेंबर्स की कैसी है? और क्या कंपनी हैज अ सेपरेट पर्सन, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स, क्या वो अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, अपने नाम पे लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है, किसी को अपने नाम पे स्यू कर सकती है, एंड कैन इट बी स्यूड इन इट्स ओन नेम? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। ये आपने लिखा है क्या? ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है आप लिख लो। अभी बज गए हैं 12:14। 12:30 बजे मिले हम लोग, 15 मिनट का ब्रेक ले गए। शार्प 12:30 वी विल मीट और 1:30 तक हमारा क्लास चलेगा। 1:30 को यू कैन हैव योर लंच ब्रेक। ठीक है, 2 घंटे आप लोग बैठे, क्या बात है? एक बार जोरदार ताली अपने लिए विदाउट अ ब्रेक। क्या बात है? 10:15 को एग्जैक्टली स्टार्टेड द क्लास। इट इज 12:15 राइट नाउ। वेरी गुड, सुपर डुपर प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू ऑल सिटिंग इन द क्लास, इंक्लूडिंग द वर्चुअल किड्स। क्या बात है? थियोरी सब्जेक्ट में 2 घंटा विदाउट ब्रेक बैठना इज नॉट अ जोक। ठीक है,
मैं चाहती हूं, मतलब मेरी इच्छा है, बाकी आप डिसाइड करो, ब्रेक में कोई भी क्लास में नहीं बैठेगा, आप बाहर जाओ, दोस्तों से बातें करो, पानी पियो, कुछ खा के आओ, जूस लो, कॉफी लो, चाय लो, थोड़ा एनवायरनमेंट शिफ्ट होने दो। फोन नहीं मिलेगा बेटा, या तो अभी फोन अगर दूंगी तो कल सुबह मिलेगा, या तो अभी आपने 1:30 तक अगर रोक लिया तो फिर आफ्टर द क्लास आई कैन गिव यू द फोन। यू डिसाइड नाउ।